गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से हमारे टाइम्स कोचिंग सेंटर के साथ आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और उस पढ़ाई को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो जैसे कि मैं स्क्रीन पे देख पा रही हूँ बहुत सारे लोग लाइव आ चुके हैं और जो बच्चे लाइव नहीं आए हैं वो जल्दी से लाइव आइएगा 1 से 2 मिनट में। और जितने ही बच्चे लाइव आ चुके हैं वो मुझे बताइए कमेंट करके कि साउंड वगैरह सब सही है, साउंड सही है, क्लियरिटी सही है, विजिबिलिटी सही है, तो हम क्लास स्टार्ट करें। अंजू मैम क्लास स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल हो गई क्लास स्टार्ट। शिव कुमार जी गुड इवनिंग। राकेश कुमार गुप्ता गुड इवनिंग। राकेश कुमार गुप्ता हेलो। रोहित शर्मा गुड इवनिंग। जल्दी से जो बच्चे नहीं आए हैं, तो मैंने परसों एक बार क्लास स्टार्ट की थी, एक्चुअली हो क्या गया था वो एकदम से वेबसाइट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था तो क्लास नहीं हो पाई थी, तो उसी क्लास को आज कंटिन्यू करेंगे। आज वापस वही आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से आज आपकी क्लास वापस कंटिन्यू होगी। क्लियर है? जल्दी से आइए जो लोग नहीं आए हैं लाइव, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं आगे। ओके बहुत सारे लोग आ चुके हैं। संजय इंजीनियर वंदे मातरम। ओके आप तो मॉर्निंग में पढ़े हैं मुझसे आज, है ना संजय जी, और अभी भी पढ़ रहे हैं आप। और उसके बाद कौन आए हैं? मंतु कुमार ओके गुड इवनिंग। करण यादव जी गुड इवनिंग। मुबारक जी ओके गुड इवनिंग मुबारक जी। आवाज क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो फिर क्लास स्टार्ट की जाए। तो देखिए परसों जो क्लास आपकी नहीं हो पाई थी, कल तो फिजिक्स की लगी थी, परसों जो क्लास नहीं हो पाई थी, जो मैं आई थी एक बार वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, तो मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया था। कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था मैम? आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। चलो बहुत सही है, अगर साउंड क्लियर है तो बहुत बढ़िया। चलो आप क्लास की जाए। तो देखो मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और हिंदी में इसको कहा जाता है मानव का श्वसन तंत्र, मानव का श्वसन तंत्र या मानव श्वसन तंत्र। जैसे मैंने आपको इतने सारे सिस्टम्स पढ़ाए हैं, वैसे ही आपका एक सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र। क्लियर है? जैसे मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया, जैसे मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया, नर्वस सिस्टम पढ़ाया, या फिर मैं पढ़ाऊंगी आपको, जितनी भी सारी चीजें जो नहीं पढ़ाई हैं वो भी पढ़ाई जाएंगी। और मैम आप ग्वालियर से हो? अच्छा नहीं, आपस में नहीं, आपस में बात करना यहाँ अलाउ नहीं है, बिल्कुल भी आप आपस में कमेंट करके बात नहीं करेंगे। रोहित शर्मा जी अगर कोई आपस में बात करेगा मैं उसको ब्लॉक करवा दूंगी। ये आपकी पर्सनल चैट के लिए कॉलम नहीं बना हुआ है, बिल्कुल नहीं कर सकते। कमेंट का मतलब है सिर्फ आपको कोई डाउट हो जेन्युइन सा, या कोई प्रॉब्लम है, साउंड प्रॉब्लम या क्लियरिटी, कोई विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज ये आपस में जो भी कमेंट करेगा बात करेगा, यहाँ बात करने का टाइम नहीं है, क्योंकि आपका भी टाइम खराब होगा, उसे टीचर का भी सामने देखेगा, मैं टीवी पे देखूंगी आपके कमेंट तो मेरा भी टाइम खराब होगा। नहीं, आपस में कोई बात नहीं करेगा, इस प्लेटफॉर्म पे नहीं करेगा, बाकी आप कहीं भी कर सकते हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, देखो रेस्पिरेटरी का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन। वो सिस्टम का मतलब मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, सिस्टम का मतलब क्या होता है? ऑर्गन्स, ऑर्गन्स, ठीक है। वो ऑर्गन्स, वो अंग जो रेस्पिरेशन में काम आते हैं, जो श्वसन की प्रक्रिया में काम आते हैं, उन सारे ऑर्गन्स को मिलाकर हम किस सिस्टम का नाम देते हैं? उसको हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का नाम देते हैं। क्लियर है? अब एक बात सुनना, ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाली हूं, ये जो सिस्टम पढ़ाने वाली हूं, ये अकेला ऐसा चैप्टर है जहां पे हमेशा स्ट्रक्चर से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। लाइक कैसे स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आएगा कि जो फेरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स क्या होता है, एपिग्लोटिस क्या होता है, ग्लोटिस क्या होता है, उसके बाद आपसे पूछेगा ब्रोंकाई क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स क्या होता है, एल्वेलाई क्या होता है, लंग्स की जो मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं, दोनों फेफड़ों के बीच में जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है, पूरा आपका एक चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, देखियो, देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब मानव का श्वसन तंत्र। रेस्पिरेटरी सिस्टम तो बाद की बात है, पहले आपको पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। मतलब सिस्टम तो हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो सिस्टम जो रेस्पिरेशन करवाता हो, वो सिस्टम जो श्वसन की क्रिया में भाग लेता हो। अब बात ये आती है कि मैम रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, या आपसे पूछूं मैं श्वसन का मतलब क्या होता है। आप क्या बोलेंगे मुझे रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? तो आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे बोलेंगे मैम रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन को लेना और CO2 को छोड़ना।
ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ये आप रॉन्ग आंसर दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हाँ चलो देखिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख रही हूँ रेस्पिरेशन। आपसे एग्जाम में पूछे कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, श्वसन का मतलब क्या होता है, या आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम सांस लेते हैं, तो मैं आपसे पूछूं रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, तो मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे, इवन इनफैक्ट 99% बच्चे मुझे आंसर देंगे कि मैम ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना, मैम ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना। तो ये रॉन्ग आंसर, आपका गलत आंसर है। देखो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, रेस्पायरेशन का मतलब क्या होता है। मोहित जी कह रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हो मैम, मैंने अपने गांव में सबको बता दिया टाइम्स कोचिंग के बारे में। मोहित प्रजापति, थैंक यू सो मच, आप इतना मतलब अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ाया हुआ और आपने पूरे गांव में बता दिया हमारे कोचिंग सेंटर के बारे में, तो थैंक यू सो मच। ठीक है, देखिए रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है मैम, जो हमारे एनवायरनमेंट में, जो हमारे वातावरण में एयर है, जो हमारे वातावरण में एयर है, जिसको हम हिंदी में कहा जाता है हवा। हवा में क्या होती है, तो मैम बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, हमारे आसपास जितनी भी सारी गैसेस है उनका मिक्सचर है। तो हमने एयर ली और वो एयर कहाँ से एंटर करती है मैम, नाक द्वारा या नोज की हेल्प से एयर एंटर करती है। फिर ये एयर नोज के बाद जाती है आपकी विंड पाइप में। विंड पाइप को साइंस में क्या कहा जाता है, विंड पाइप को हिंदी में कहा जाता है श्वास नली या वायु नली, का एक ही बात है, श्वास नली या वायु नली। ठीक है, और विंड पाइप का एक नाम और होता है, इसको साइंस के लैंग्वेज में कहा जाता है ट्रैकिया। साइंस के लैंग्वेज में इसका नाम होता है ट्रैकिया, हिंदी में भी इसको ट्रैकिया ही कहा जाता है। ठीक है, और इस विंड पाइप का काम क्या होता है, इस एयर को, जो एयर कहां से एंटर की है, नोज से एंटर की है। ठीक है, और ये नोज से कहां लाना, लंग्स तक लाना, मतलब फेफड़ों तक लाना। क्लियर है, लंग्स तक। लंग्स को हिंदी में कहा जाता है फेफड़ा या फूफूस, एक ही बात है। अब मैम लंग्स में क्या होता है, तो लंग्स में मैम ब्लड होता है। ब्लड का मतलब क्या है, रक्त या खून। और इस ब्लड में ये जो एयर आई है, इस एयर के अंदर मैम ऑक्सीजन, CO2, आर्गन, हीलियम, नियोन, जितनी भी हमारे एनवायरनमेंट में हमारे आसपास जितनी भी गैसेस हैं वो सारी आई हैं। बट मैम जैसे ही ये गैसेस हमारे लंग्स में आती हैं, हमारे फेफड़ों में आती हैं, 2 फेफड़े होते हैं, दोनों फेफड़ों में ब्लड होता है, खून होता है। जैसे ही ब्लड के अंदर ये एयर आई है, तो इस ब्लड में से सिर्फ ब्लड के अंदर कौन सी गैस सॉल्युबल होती है, तो मैम ऑक्सीजन गैस सॉल्युबल होती है। क्लियर है, बाकी जितनी भी सारी चीज आई थी मैम, जितनी भी सारी गैसेस आई थी, वो क्या हो जाती हैं, वापिस आउट हो जाती हैं। वापिस क्या हो जाती हैं, आउट हो जाती हैं। इस ब्लड में सिर्फ कौन सा गैस सॉल्युबल हुआ, इस रुधिर में, हमारे खून में, हमारे रक्त में सिर्फ कौन सा गैस घुला, ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन क्या करता है, तो मैम हमारे ऑर्गन की सारी सेल्स के पास आता है। ये मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा चुकी हूं मैं ये सारा। ठीक है, ठीक है, ये सारा का सारा मैं पढ़ा चुकी हूं। इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कौन करेगा, ये ऑक्सीजन गैस, जो आपने कहां से लिए, हमने एयर की फॉर्म में बाहर से लिए। और जैसे इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, तो यहां से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी और प्लस एनर्जी ऊर्जा। और ह्यूमन बॉडी में ऊर्जा किसकी फॉर्म में होती है, मैम आपने पढ़ाया ATP की फॉर्म में होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में होती है। ठीक है, और ये ATP कहाँ स्टोर होता है, तो मैम आपने बताया है इसके बारे में भी, हमारे एक सेल का कंपोनेंट होता है कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या स्टोर होती है, ऊर्जा। और ऊर्जा बोले तो एनर्जी, और एनर्जी बोले तो किसकी फॉर्म में, ATP की फॉर्म में। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर, कोशिका का ऊर्जा घर। क्लियर है, तो मैम इस पूरी प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, हम रेस्पायरेशन का प्रोसेस नाम देते हैं। जैसे ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, ग्लूकोज टूटा, कार्बन डाइऑक्साइड बना। मैम कार्बन डाइऑक्साइड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाता है, यहां से आउट हो जाता है। कैसे आउट होगा, जैसे ऑक्सीजन आया था वैसे ही आपके फेफड़ों के पास CO2 आएगा, और यहां से CO2 होता हुआ क्या हो जाएगा, आउट। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रेस्पायरेशन।
और इस रेस्पायरेशन में जितने भी ऑर्गन्स पार्ट ले रहे हैं, जैसे नोज, जैसे विंड पाइप, जैसे लंग्स, इन सारे ऑर्गन्स को मिलाकर क्या बोला जाता है? सिस्टम। और पूरा एक साथ मिलाकर क्या बोलेंगे? ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम। अब मैं आपको बता रही हूं समरी में कि अगर आपसे कोई पूछे रेस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, श्वसन का मतलब क्या होता है, तो आपको रिप्लाई क्या करना है? आपको बोलना है एयर का एंटर करना। एयर कहां से एंटर करती है? नोज से। ठीक है, एयर का एंटर करना, उस एयर का फेफड़ों तक पहुंचना, फेफड़ों तक एयर आ गई, और फेफड़ों में जो ब्लड होता है उस ब्लड में कौन सी गैस का सॉल्युबल होना? ऑक्सीजन का सॉल्युबल होना। और उस ऑक्सीजन से किसका ब्रेकडाउन होना? ग्लूकोज को, ग्लूकोज का टूटना, या ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, या ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होना। और उस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का बनना, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का बनना। एनर्जी का कहां स्टोर होना? माइटोकॉन्ड्रिया में। और CO2 का क्या होना? आउट होना। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? रेस्पायरेशन या श्वसन की प्रक्रिया। जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व लेते हैं इस प्रोसेस में उनको सिस्टम बोलते हैं, और इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम, मानव का श्वसन तंत्र। क्लियर है? बता देंगे रेस्पिरेशन का मतलब। तो मैम रेस्पिरेशन का मतलब इतना सारा होता है ना, तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, मैंने बताया हम एयर लेते हैं, तो आपको बताना है ये पूरी की पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन आता है कि ये जो रेस्पायरेशन है ये कितने टाइप का होता है। ये तो सिर्फ मैंने डेफिनेशन बताई है। अब क्वेश्चन आते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया कितनी प्रकार की होती है, कितने टाइप का रेस्पायरेशन हो सकता है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है? तो पहली क्लास में मैंने बताया था सजीव। सजीव किसको बोलते हैं मैम? हम सजीव कहा जाता है किसको? जो जिसकी ग्रोथ हो, जिसमें रेस्पायरेशन का प्रोसेस हो, जिसमें न्यूट्रिशन का प्रोसेस हो, जिसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो। ये कुछ क्वालिटीज हैं जिनके पास होती हैं, उनको क्या कहते हैं हम? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी आपके सजीव चीज होती हैं, उनमें रेस्पिरेशन होता है। और रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। कौन कौन सा? तो देखो, पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, और इसको हिंदी में कहा जाता है ऑक्सीश्वसन। इसको हिंदी में कहा जाता है ऑक्सीश्वसन। वैसे तो नाम से ही क्लियर है, वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा हो, वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा हो। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा देखिए यहां पर होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, और हिंदी में कहा जाता है अनॉक्सीश्वसन। हिंदी में इसको कहा जाता है हिंदी में इसका नाम होता है अनॉक्सीश्वसन। तो मैम रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है, एरोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो पहला इसमें डिफरेंस क्या होता है? ये वाला जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, वो किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। यहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए कौन सी गैस मस्ट होती है? ऑक्सीजन। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये क्या होता है? ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है। यहां पर होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति, यहां होगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। क्लियर है? दूसरा, इस रेस्पिरेशन की रिएक्शन क्या होती है? तो इसमें ग्लूकोज को जो ब्रेकडाउन होता है वो कौन सी गैस की हेल्प से किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस एनर्जी बनेगा यहां पर। और एनर्जी किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्लियर है? बट इस रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है? जब यहां पर एटीपी बनती है तो यहां पर इस रेस्पिरेशन की रिएक्शन में टोटल एटीपी के मॉलिक्यूल कितने जनरेट होते हैं? 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। क्लियर है? यह डिफरेंस आपको याद रखना है। यह रेस्पिरेशन, ये एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन, यहां पर क्या बनता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो ये वाला जो रेस्पिरेशन है मैम ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, और यहां पर जो ग्लूकोज होता है सेल्स के पास, उसका थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन ऑटोमेटिकली अपने आप होता रहता है। और यहां पर क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं वो डिपेंड करता है किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं आप। तो यहां पर
हाँ ग्लूकोज होता है रितु शर्मा। देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर 38, हाँ सही बताया आपने आंसर पुलेंदर जी। यहां पर देखो, यहां पर बन सकता है इथेनोइक एसिड, यहां पर बन सकता है इथेनोइक अम्ल, यहां पर बन सकता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, और यहां पर बन सकता है मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। यहां पर 3 चीजें बन सकती हैं, या तो इथेनोइक एसिड या लैक्टिक एसिड या मिथेनोइक एसिड, प्लस यहां पर साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस यहां पर बनती है एटीपी। एटीपी बोले तो ऊर्जा। बट यहां पर कितने मॉलिक्यूल बनते हैं ऊर्जा के, तो ओनली 2 मॉलिक्यूल्स। यहां पर 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, यहां पर 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनते हैं। ठीक है, और अब इसके एग्जाम्पल पूछे जाए आपसे कि एरोबिक किस में होता है, तो एग्जाम्पल आप इसका देंगे पहला ह्यूमन बींग्स, और हिंदी में कहा जाएगा मनुष्य का शरीर। हम लोगों में कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। या आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं एनिमल्स, एनिमल्स बोले तो जानवर। या आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स क्या होते हैं, तो मैम सरीसृप या जो रैंकर चलते हैं। ठीक है, इतने सारे एग्जाम्पल आप इसके दे सकते हैं। एम्फीबियंस भी देख सकते हैं, दे सकते हैं आप। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल में कौन कौन आता है, तो इसके एग्जाम्पल में आते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और हिंदी में क्या कहा जाता है इनको, एक कोशिकीय जीव। पढ़ाया है मैंने आपको सेल वाले चैप्टर में, एक कोशिकीय जीव। या इसका दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बोले तो जीवाणु, हिंदी में क्या बोलेंगे, जीवाणु। या आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं फंगस, फंजाई या फंगस, हिंदी में कहा जाएगा कवक। या आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं वायरस, वायरस बोले तो विषाणु। ये तीनों एग्जाम्पल किसके होते हैं, तो ये तीनों एग्जाम्पल आते हैं मैम एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जिसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। ठीक है, हाँ अमीबा आपका यहाँ आ गया है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में, क्लियर है। और यहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। अब आपको एक बात क्लियर होगी हम लोगों में किस टाइप का रेस्पायरेशन होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन। हाँ ईस्ट भी एग्जाम्पल इसी का आएगा, पुलेंदर कुमार, बिल्कुल ठीक है। मैम हिचकी क्यों आती है बताएंगे आगे, नीतीश कुमार जी रुक जाइए बताएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एरोबिक रेस्पायरेशन, एनारोबिक रेस्पायरेशन, ये दोनों आपको याद रखने हैं। अब देखो नेक्स्ट, अब जितने भी टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें रेस्पायरेशन का तो प्रोसेस होता है, बट जितने भी टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें रेस्पिरेशन के लिए अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे, जैसे आपसे पूछूं मैं कि जो मछली होती है, जो फिश होती है मछली, उनका मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, तो मछलियों में मेन रेस्पिरेटरी का ऑर्गन कौन सा होता है, आप आंसर देंगे मैम क्या होता है, आप बोलेंगे कि मैम उनमें गिल्स होते हैं। मैंने बोला जो कॉकरोच होते हैं, कॉकरोच होते हैं, तो कॉकरोच को कॉकरोच का मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है। ऐसे ही आपसे पूछ लूं मैं अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म मतलब केंचुआ, उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है। ऐसे ही मैंने आपसे पूछ लिया कि जो मेंढक हैं उनमें सांस कहाँ से लिया, वो सांस कहाँ से लेते हैं, उनका मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है। देखो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन का मतलब क्या है यहाँ पर, मतलब ऐसा ऑर्गन जहां पर ऑक्सीजन एयर आ रही है, एयर से ऑक्सीजन आ रहा है, या ऑक्सीजन एयर की फॉर्म में आ रहा है और CO2 आउट हो रहा है। अगर मैं पूछूं हम लोगों के बारे में, अगर मैंने पूछा आपसे कि ह्यूमन बॉडी का मतलब हम लोगों का मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, मैम रेस्पिरेशन स्टार्ट तो नोज से होता है, नाक से होता है, और फिर उसके बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ये सारे कुछ ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। बट अगर मैं पूछूं मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है, मेन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन आना, CO2 जाना, तो ये प्रोसेस कहां होती है, तो हमारा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, लंग्स होता है। क्लियर है, ठीक है। चलो अब मैं लिखती हूं, यहाँ हेडिंग क्या होगी, तो हेडिंग ऐसा कुछ नहीं होगी, बस ये क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं सारे क्वेश्चंस करवा रही हूं आपको यहां से। यहाँ पर हेडिंग कुछ नहीं है, बस कुछ क्वेश्चंस हैं वो लिखवा रही हूं मैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि लंग्स किन किन का रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। लंग्स को हिंदी में फुफ्फुस भी कहा जाता है या फेफड़ा भी कहा जाता है।
ठीक है। लंग्स मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन किस किस का होता है, तो आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं एनिमल्स, आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं ह्यूमन बींग्स, आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं लिजार्ड बोले तो छिपकली, और आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं फ्रॉग, मेंढक। बट मेंढक कब, जब वो धरती पे हो, जब मेंढक धरती पे होता है तो वो रेस्पायरेशन कहां से करता है, लंग से करता है। तो मैंने इसके ब्रैकेट में लिख दिया ऑन अर्थ, मतलब जब वो धरती के ऊपर हो, ठीक है। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि गिल्स से सांस कौन लेता है, गिल्स को कहा जाता है गलफड़ा, ठीक है। तो गिल्स किसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, मैम मछलियों का होता है, फिश का होता है। अगर मैंने बोला कि जो 3 नंबर पे कि स्किन से कौन कौन सांस लेता है, स्किन से कैसे लेते हैं सांस, देखो हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहाँ होता है, लंग्स में, मतलब ऑक्सीजन एंटर और CO2 आउट कहाँ से होगा, लंग्स में। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्किन होता है, वो स्किन से ही सांस ले लेते हैं, ठीक है। अब स्किन में क्या होता है, छोटे छोटे माइक्रोपोर्स होते हैं, छेद होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, उनके थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन आ जाता है और CO2 आउट हो जाता है, ठीक है। तो स्किन का एग्जाम्पल है एक तो आपका फ्रॉग, मेंढक, बट मेंढक कब, जब वो मैम पानी में है, तो मैंने आगे लिख दिया इन वाटर या पानी में। दूसरा यहां पर एग्जाम्पल आता है केंचुआ, अर्थवॉर्म, ये भी जिसको किसान का दोस्त कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन में काम आता है, अर्थवॉर्म केंचुआ। नेक्स्ट, अगर मैंने पूछा आपसे कि जो प्लांट हैं उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात कर रही हूं। ऐसे तो प्लांट में जो स्टेम सेल्स होती हैं उनके अंदर लेंटी सेल्स होती हैं, रूट हेयर्स भी काम करते हैं प्लांट रेस्पिरेशन में, जो बट वो मेन होती हैं उनको कहा जाता है स्टोमेटा, और हिंदी में कहा जाता है वात रंध्र, जो दिन में बंद हो जाते हैं और रात को खुल जाते हैं। रात को ऑक्सीजन लेंगे प्लांट, दिन में CO2 लेते हैं, रात को ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। और ये स्टोमेटा कहाँ होते हैं मैम, लीफ के अंदर होते हैं। और आगे मैं लिख देती हूं प्लांट, तो प्लांट का फेफड़ा पूछूं मैं अगर, तो कौन सा हो गया, स्टोमेटा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे बात करूं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जो अपने ट्रैकियल ट्यूब से ही रेस्पिरेशन की प्रोसेस कर लेते हैं, हिंदी में बोला जाएगा इनको श्वास नली की सहायता से, मतलब कि जिनमें फेफड़े नहीं होते, जिनमें ऑक्सीजन इन और CO2 आउट, उनकी ट्रैकिया क्या होता है, श्वास नली, विंड पाइप से ही हो जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इंसेक्ट्स को हिंदी में बोलेंगे कीड़े मकोड़े, या आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं इंसेक्ट्स के अलावा आप कॉकरोच, जो कॉकरोच होते हैं उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, तो मैम उनमें ट्रैकियल ट्यूब होती हैं, जो ट्रैकिया होता है वो एक ट्यूब की फॉर्म में होता है, तो वहीं पर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो जाता है। क्लियर है, 1 2 3 4 5, एक और लिख लो एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन आता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जो अपनी जनरल बॉडी सरफेस से ही सांस ले लेते हैं, मतलब शरीर से ही सांस ले लेते हैं, शरीर की सरफेस से ही सांस ले लेते हैं, शरीर की सतह से सांस ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल आता है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव। मैंने आपको बताया है कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें रेस्पिरेशन के लिए भी सेल होती हैं। जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें मैम एक ही सेल होती है या सेल्स बहुत सारी होती हैं, एक ही टाइप की होती हैं, तो उनमें उसी सेल में डाइजेशन होता है, उसी सेल में रेस्पायरेशन होता है, उसी सेल में एक्सक्रीशन होता है। तो उन सबको मिला के क्या कहा जाता है, उसका बॉडी या उसका क्या कहा जाएगा, उसकी सेल्स कहा जाएगा। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जिनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन कोई अलग नहीं होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग नहीं होते हैं, उनमें सिर्फ उनकी जनरल बॉडी सरफेस से ही वो सांस ले लेते हैं। इतने सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर ज्यादा आपको कुछ नहीं याद करना है, आप एक अर्थवॉर्म याद कर सकते हैं, एक आप कॉकरोच याद कर सकते हैं, एक आप फ्रॉग याद कर सकते हैं, और एक आप प्लांट वाला याद कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। क्लियर है, तो ये यहां तक बात क्या होगी कि रेस्पिरेशन होता क्या है, कितने टाइप का होता है, हम लोगों में कौन सा होता है, हम लोगों में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन,
और उसके बाद मैंने बता दिया कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, मतलब अलग अलग जीवों में श्वसन की प्रक्रिया के लिए अलग अलग श्वसनी अंग पाए जाते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अब हमारा मेन चैप्टर क्या है? हमारा मेन चैप्टर है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव का श्वसन तंत्र। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ना है हमें। तो हमारा जो मेन चैप्टर था उसका नाम था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे आपने पढ़ा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसे ही आज आप पढ़ोगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हाँ, मुझे प्लांट का रेस्पिरेशन भी करवाना है तो वो प्लांट में करवाऊंगी, वो यहाँ नहीं करवाऊंगी, वो बोटनी में करवाऊंगी, यहाँ नहीं करवाऊंगी, ठीक है। तो मैंने आप लिखा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आपकी हेडिंग क्या होगी? हेडिंग होगी मैम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहला, ह्यूमन में रेस्पिरेशन की प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है? एक क्वेश्चन आते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? मैम डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, सबसे पहले हम खाना कहाँ खाते हैं? माउथ में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हो गया? माउथ से। अगर मैं आपसे बात करूं रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र कहाँ से स्टार्ट होता है, तो मुझे बताओ एयर कहाँ से एंटर करती है? मैम एयर नोज से एंटर करती है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्टेड बाय नोज। क्लियर है? बता देंगे। अब देखो नोज में क्या होते हैं, तो नोज से क्या होता है? पहला पॉइंट आप नोज नाक में लिख सकते हैं कि नाक द्वारा हवा आती है, एयर इन एंड CO2 आउट। मैंने ऑक्सीजन इन नहीं लिखा है, मैंने लिखा है एयर इन एंड CO2 आउट। नाक द्वारा हवा आती है और CO2 क्या होती है? बाहर जाती है। मैं 1 मिनट में आती हूँ, एक घर से फोन आ रहा है, 1 मिनट में आती हूँ। देखिए वापस आते हैं हम। 4% CO2 आउट नोज, ओके। CO2 एक बार में कितने % छोड़ते हैं? ठीक है, मैं अभी बताऊंगी, सारे क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगी, पहले रुक जाइए, आप मुझसे आगे मत चला करें, ठीक है ना। देखो मैम RRB जेई का एग्जाम जल्द ही है, प्लीज बायो और केमिस्ट्री का जल्दी खत्म करवा दो, रिवाइज का भी टाइम मिल पाएगा। तो रिवाइज तो आप करते रहिए, आपके पास फोन है, फोन में आप देखते रहिए, जितने भी आपके वीडियो हैं उतने देखते रहिए, ठीक है। देखिए तो नाक द्वारा एयर एंटर करती है और CO2 आउट करती है। अब नाक में ये एयर और CO2 कहां से आउट करते हैं? तो ये दोनों क्या होते हैं, हमारे नोज में जो 2 पोर होते हैं उनको बोलते हैं नोस्ट्रिल्स, उनको कहा जाता है नोस्ट्रिल्स,
और हिंदी में इनको कहा जाता है नाक के छेद। जो दो दरवाजे होते हैं तो उनको वाल्व भी कहा जाता है। नोस्ट्रिल्स की हेल्प से एयर एंटर करती है और CO2 आउट करती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे जो नोज में जो होते हैं नोजल हेयर्स, जो हमारे नोज में होते हैं नोजल हेयर्स, इन नोजल हेयर्स को क्या कहा जाता है? हिंदी में इनको कहा जाता है नाक के बाल, नाक के बाल। और साइंस की लैंग्वेज में इन नोजल हेयर्स का नाम क्या होता है? इनको कहा जाता है सीलिया। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि जो नाक के बाल होते हैं उनका नाम क्या होता है, उनको क्या कहा जाता है? उनको सीलिया कहा जाता है। नोजल हेयर्स को क्या कहा जाता है मैम? सीलिया कहा जाता है। क्लियर है? और ये सीलिया क्या करते हैं? ये एज ए फिल्टर काम करते हैं, ये एज ए फिल्टर की तरह काम करते हैं, छानने का काम करते हैं। किसको छानना? जो बाहर से एयर लिए उस एयर में अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स आ जाएंगे, अगर कोई लार्ज डस्ट पार्टिकल्स आ जाएंगे तो ये क्या करेंगे? हमारे नोजल हेयर्स या हमारे सीलिया क्या करेंगे? उन लार्ज डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव कर देंगे, छान देंगे। उस हवा को छानने का काम करते हैं जो हवा हमारी नोज से एंटर करती है। अगर उस हवा में थोड़े बड़े धूल मिट्टी के पार्टिकल हुए तो उनको ये रोक देते हैं, तो एज ए फिल्टर काम करते हैं सीलिया। और अगर छोटे मोटे पार्टिकल्स ये इनसे नहीं रुक पाते हैं और वो छोटे मोटे पार्टिकल्स हमारी ट्रैकिया में, हमारे फेफड़ों में पहुंच जाते हैं। क्लियर है? तो इन नाक के बालों का नाम क्या होता है? नोजल हेयर्स का नाम क्या होता है? सीलिया। और कभी कभी हमारे बॉडी में जब ये धूल मिट्टी के मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं तो धूल मिट्टी के मॉलिक्यूल्स जाने से हमारे नाक से पानी आना स्टार्ट हो जाता है, और जो नाक से पानी निकलता है उसको कहा जाता है साइंस में म्यूकस। साइंस में उसको नोजल वाटर या उसको कहा जाता है म्यूकस। नोजल वाटर, नाक के पानी का नाम क्या होता है? तो साइंस में उसको कहा जाता है म्यूकस। और म्यूकस को हिंदी में कहा जाता है श्लेष्मा। किसी भी नाम से आ सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन से आपको ध्यान रखना है। उसको क्या कहा जाता है? श्लेष्मा। ठीक है? तो मैम एयर कहां से एंटर करी? नोज। नोज में क्या होते हैं? नोस्ट्रिल्स होते हैं जिससे एयर एंटर करती है और CO2 आउट होती है। उसके बाद मैम हमारे नोज में नोजल हेयर्स होते हैं जिनका नाम होता है सीलिया। और ये सीलिया क्या करते हैं? उस हवा को छानने का काम करते हैं। क्या काम करेंगे उस हवा में छानने का? कोई धूल मिट्टी के बड़े बड़े पार्टिकल्स चले गए तो उसको रिमूव कर देंगे, और अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं तो क्या हो जाता है? हमें नोजल हेयर्स में जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो नोजल वाटर रिलीज होने लग जाता है। नाक का पानी जिसको क्या कहते हैं? म्यूकस या श्लेष्मा कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद देखिए नोज से एयर कहाँ आई? तो नोजल हेयर के पास आई। अब नोज से एयर कहाँ जाती है? तो आपको 2 नंबर में पढ़ना है फेरिंग्स। आपको 2 नंबर में पढ़ना है फेरिंग्स। 2 नंबर में आपका नाम होता है फेरिंग्स। और फेरिंग्स क्या होता है? देखिए फेरिंग्स को हिंदी में कहा जाता है, अच्छा ये Y इधर आएगा, N इधर आएगा। फेरिंग्स हिंदी में इसको कहा जाता है ग्रसनी। हिंदी में थोड़े नाम अजीब से हैं, आप याद करिए। फेरिंग्स, यहां पर आपको टर्म ही पढ़ने हैं, इन टर्म से ही क्वेश्चन आते हैं। लाइक आपसे पूछेगा एपिग्लोटिस क्या होता है, एडम्स एप्पल क्या होता है, लैरिंग्स क्या होता है, ये सारे टर्म ही आपको याद करने हैं सिस्टम में। फेरिंग्स क्या होता है? तो फेरिंग्स वो पार्ट होता है जहां पर दोनों पाइप मिलती हैं, मतलब जहां पर दोनों पाइप मिलकर अलग अलग हो जाती हैं। देखो ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है आपका माउथ वाला पार्ट, और माउथ वाला पार्ट आप कहाँ पढ़ते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं, क्योंकि माउथ खाना खाने का काम करता है। और ये वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है? नोज वाला पार्ट होता है। ठीक है? और ये जो पार्ट है यहां पर देखो, यहां से नोज वाला पार्ट आ रहा है, यहां से माउथ वाला पार्ट आ रहा है। इस पार्ट को आप नाम देते हैं फेरिंग्स। इस पार्ट को आप क्या नाम देते हैं? तो फेरिंग्स या ग्रसनी नाम दिया जाता है। अब इस फेरिंग्स का काम क्या होता है? तो ये फेरिंग्स क्या करता है? विंड पाइप को अलग करने का काम करता है, और आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसको अलग करने का काम, और जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको अलग करने का काम करता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा कि उस पार्ट का नाम बताओ जहां पर रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों एक होते हैं या दोनों मिलते हैं। ठीक है? तो आप उसको आंसर क्या करेंगे? फेरिंग्स। या आपसे पूछ सकता है उस पार्ट का नाम बताओ जहां पर विंड पाइप और फूड पाइप दोनों मिलती हैं, तो उस पाइप को इस वाली जगह को क्या बोलेंगे? हम फेरिंग्स बोलेंगे। क्लियर है? इस फेरिंग्स के बाद क्या हो जाता है? तो एपिग्लोटिस आता है। एपिग्लोटिस से आपका विंड पाइप अलग और आपका
जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अलग हो जाते हैं। तो फेरिंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पढ़ते हैं। फेरिंग्स एक होता है लैरिंग्स, वो आगे पढ़ेंगे, आपको यहाँ फेरिंग्स पढ़ना है। फेरिंग्स को हिंदी में ग्रसनी कहा जाता है। फेरिंग्स में विंड पाइप और आपका जो यहाँ पर दोनों पाइप लगी हुई होती हैं, इस पाइप से यहाँ पर विंड पाइप होता है और आपका फूड पाइप होता है। तो आपको याद रखना है फेरिंग्स क्या होते हैं, जहां पर दोनों पाइप मिलते हैं उस पार्ट को क्या बोलते हैं हम, फेरिंग्स। क्लियर है। नेक्स्ट आपको यहां से क्या याद रखना है, तो नेक्स्ट आपको पॉइंट याद रखना है एपिग्लोटिस क्या होता है। मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया था, देखो 2 पॉइंट हो गए, एक हो गया नोज, दूसरा आपने क्या पढ़ा, फेरिंग्स। अब क्या पढ़ेंगे आप तीसरा, तो तीसरा आपको पढ़ना है एपिग्लोटिस। ऐसे ही टर्म पढ़ने हैं आपको इस पूरे सिस्टम में, इसको कहा जाता है एपिग्लोटिस। और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, तो हिंदी में कहा जाता है इसको मैम घाटी का ढक्कन। घाटी का ढक्कन ये स्विच की तरह काम करता है, जैसे अपना स्विच होता है ना, बटन होता है, ऑन ऑफ करते हैं हम, वैसे ही ये काम करता है। ठीक है। मोहित चौहान जी, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपका सिलेबस हो जाएगा एग्जाम से पहले, बस 10 से 12 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा इस बैच का। डोंट वरी, हम जो 2 घंटे की जगह 3 घंटे का बैच बन देंगे, इसको 10 दिन के अंदर हम आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, चलो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एपिग्लोटिस क्या होते हैं, तो ध्यान से सुनो। फेरिंग्स के बाद आपका 3 नंबर पे आता है एपिग्लोटिस। और एपिग्लोटिस क्या होता है, वो वाला पार्ट जो स्विच की तरह काम करता है। ये 2 पाइप होती हैं आपके फेरिंग्स के नीचे की साइड, 2 पाइप बनना स्टार्ट हो जाती हैं। इस इधर वाली पाइप को हम नाम देते हैं फूड पाइप, और फूड पाइप को कहा जाता है भोजन वाली नलिका। भोजन नलिका या आप खाने वाली नलिका कह सकते हैं। इधर वाला पाइप क्या होता है, तो इस पाइप का नाम होता है मैम विंड पाइप, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वायु नलिका। हिंदी में इसको कह सकते हैं आप श्वास नली या वायु नलिका। क्लियर है। अब मुझे बताओ फूड पाइप यहां से ऊपर से किस ऑर्गन से कनेक्ट होना चाहिए, आपने फूड कहां से लिया है, माउथ से। और माउथ का फूड कहां जाता है, स्टमक में जाता है मैम, पेट में जाता है। तो ये वाला पाइप जो है वो माउथ और इधर स्टमक से कनेक्ट होता है। बट ये वाला जो पाइप होता है वो ऊपर नोज से कनेक्ट होता है। नोज की एयर कहाँ आती है, तो मैम लंग्स के पास आती है, फेफड़ों के पास आती है। ये दोनों पाइप होते हैं, और इस दोनों पाइप के ऊपर एक कैप लगा हुआ होता है, एक ढक्कन लगा हुआ होता है, एक पतली सी मैम्ब्रेन लगी हुई होती है। इतनी पतली मसल्स की मैम्ब्रेन होती है। अंशु जी, आपका नंबर आ रहा है, आपका नाम आ रहा है, प्लीज आप इतने कमेंट मत कीजिए, आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए, क्योंकि सारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं आपके कमेंट की वजह से। आप कुछ भी लिख रहे हैं, AXYZ XBC कुछ भी लिख रहे हैं आप, ठीक है। तो आप प्लीज पढ़ाई में ध्यान दीजिए। अगर नाम नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं है, बाद में आप देख सकते हैं, पहले समझ लीजिए। तो इन दोनों पाइप के ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ होता है उसी को हम क्या नाम देते हैं, उसको नाम दिया जाता है मैम एपिग्लोटिस। अब एपिग्लोटिस क्या होता है, तो मैम मसल्स की बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है, मसल्स की या मांसपेशियों की, जो एयर से वाइब्रेट होकर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर होती रहती है। ठीक है। तो जब क्या होता है, क्या है बेसिकली, जब आप फूड ले रहे होते हैं, आप खाना खा रहे होते हैं, तो ये एपिग्लोटिस आपकी श्वास नली को ब्लॉक कर देता है। मतलब एयर तो आएगी यहां से, बट फूड पार्टिकल्स यहां ना चला जाए, तो प्रेशर लग के इधर की साइड चला जाता है एपिग्लोटिस। ठीक है। अभी आप खाना नहीं खा रहे हैं, तो ज्यादा किस साइड झुका हुआ है यहां पर, तो ये आपके फूड पाइप वाली साइड पे ज्यादा झुका हुआ है। ठीक है, हो गया। तो आपसे पूछेगा कि इसको क्या बोलते हैं, इसको स्विच नाम दिया जाता है। आपसे पूछेगा कि आपके गले वाले पार्ट में जो एज ए स्विच काम करता है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम क्या होता है, घाटी का ढक्कन, एपिग्लोटिस। कभी कभी क्या होता है, आप फूड खा रहे हैं तो खाना ऐसे आ रहा है, यहां से ऐसे ऐसे स्टमक में जा रहा है, बट आप खाना खाते समय आपने जोर से हंस दिया या जोर से बोल दिया, तो ये एपिग्लोटिस पे प्रेशर लगेगा, और जब एपिग्लोटिस पे प्रेशर लगेगा तो आपकी इस विंड पाइप पे प्रेशर लग के ये फूड के पार्टिकल्स हैं वो कहाँ आ जाएंगे, विंड पाइप में आ जाएंगे, श्वास नली में। और श्वास नली में क्या आ रही थी मैम, एयर आ रही थी, और किसका रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, एयर का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, और इंसान को थोड़ा सा ऐसे मतलब खांसी सी आने लग जाती है, या इंसान को थोड़ा सा एयर की एब्सेंस में इंसान को हार्ट अटैक भी आ सकता है। ठीक है। हाँ, तभी कहते हैं खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, या फिर जोर से खांसना भी नहीं चाहिए। क्लियर है, हो गया। चलो, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसे
जिसे क्या बोला है आपने, क्या लिखा है महेंद्र जी, जिसे लालरी भी कहते हैं। नहीं, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया आप क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको एपिग्लोटिस कहते हैं। तो सबसे पहले एयर कहाँ से आई, नोज से, नोज के बाद कहाँ आई, फेरिंग्स में, फेरिंग्स से एयर होती भी देखो एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जब एयर आ रही है तो एक ज्यादा किस साइड झुका हुआ होगा, फूड पाइप पे, और यहां से एयर कहाँ आती है, तो आपकी इस विंड पाइप में आ रही होती है। क्लियर है। तो अब 4 नंबर पे आपको क्या पढ़ना है, विंड पाइप, या फिर उसको क्या पढ़ना है, ट्रैकिया, श्वास नली। अब आपको क्या पढ़ना है 4 नंबर पे, तो श्वास नली के बारे में पढ़ना है। सारे आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए। तो 4 नंबर पे मैं क्या लिखूं, यहां पे विंड पाइप लिखूं। यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, विंड पाइप से भी। विंड पाइप का नाम क्या होता है, मैम आपने बताया, उसको ट्रैकिया कहा जाता है, और हिंदी में क्या कहा जाता है, वायु नलिका कहा जाता है, वायु नलिका। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है कि ये जो ट्रैकिया होती है, ये इसका काम क्या होता है। तो ट्रैकिया क्या करती है, जो नोज से हमने एयर ली है उस एयर को कहाँ ट्रांसफर करती है, ये लंग्स तक ट्रांसफर करती है। तो ये एयर लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो ट्रैकिया ट्रांसफर एयर फ्रॉम नोज टू लंग्स। श्वास नली का कार्य, श्वास नली का कार्य एपिग्लोटिस वॉइस बॉक्स नहीं होता है। सुरजीत जी अभी बताऊंगी वॉइस बॉक्स क्या होता है। आप लोग बहुत आगे चलते हो यार, रुक जाओ, मैंने कह दिया है आप आगे कमेंट मत किया करें। जब मैं पढ़ा दूं फिर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे आगे आकर पूछ सकते हैं, बट मुझे आने तो दीजिए वॉइस बॉक्स तक, तो मैं पढ़ाऊंगी। तुम लोग टीचर का दिमाग मत खराब किया करो ये फालतू का कमेंट करके, रुक जाओ, ठीक है। तो ट्रैकिया का काम क्या होता है, नोज की एयर को फेफड़ों तक ट्रांसफर करना। क्लियर है। अब ये ट्रैकिया कैसे होता है, तो ऐसे होता है आपका ट्रैकिया। फूड पाइप में या नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि फूड पाइप हमने किस सिस्टम में पढ़ ली, डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो ये आपका ट्रैकिया, और इस ट्रैकिया के ऊपर ऐसे यहां पर आपका क्या होता है, आपका वॉइस बॉक्स होता है ऐसे। इस ट्रैकिया से क्या आ रही है, एयर आ रही है यहां पर ऐसे, ठीक है। और ये एयर कहां जाती है, तो लंग्स के पास जाती है, फेफड़ों के पास जाती है। क्लियर है। ये आपका विंड पाइप। अब एक क्वेश्चन आता है कि वॉइस बॉक्स कौन सी पाइप पर होता है, वॉइस बॉक्स कौन सी पाइप पे होता है, तो इसको कहा जाता है वॉइस बॉक्स, और इसका नाम क्या होता है, वॉइस बॉक्स का लैरिंक्स नाम होता है। क्लियर है। ये होता है लैरिंक्स। तो मैम हमारी जो विंड पाइप है उस विंड पाइप के ऊपर क्या होता है, हमारा वॉइस बॉक्स होता है। इसको मैंने लिख दिया लैरिंक्स, इसका नाम होता है, इसको कहा जाता है वॉइस बॉक्स, ठीक है। हिंदी में इसको कहा जाता है स्वर यंत्र या ध्वनि यंत्र भी कहा जाता है इसको, या इसको कहा जाता है ध्वनि यंत्र, जहां से ध्वनि बनती है, जहां से साउंड बनती है। और इस वॉइस बॉक्स के अंदर क्या होती है, इस वॉइस बॉक्स के अंदर होती हैं वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स को हिंदी में कहा जाता है स्वर रज्जुएं, पतली पतली मेम्ब्रेन होती हैं, और ये वोकल कॉर्ड्स क्या करती हैं, वाइब्रेट करती हैं। किससे, एयर से वाइब्रेट होंगी, और ये क्या बनाती हैं, तो मैम ये साउंड या ध्वनि बनाती हैं। क्लियर है। तो इसको साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स कहा जाता है, किसको, लैरिंक्स को। फेरिंग्स क्या होता है, वो वाला पार्ट जहां पर फूड पाइप और ओइसोफेगस और जो आपका ट्रैकिया होता है दोनों एक साथ आ रही होती है, मतलब माउथ और नोज को मिलाने वाले पार्ट को फेरिंग्स कहते हैं, बट वॉइस बॉक्स को क्या कहा जाता है, लैरिंक्स कहा जाता है। और लैरिंक्स कहाँ पे होता है, मैम हमारी विंड पाइप पे होता है, और विंड पाइप से क्या आती है, एयर आती है, एयर आ रही है। और इस वॉइस बॉक्स के अंदर क्या होते हैं, इस लैरिंक्स के अंदर क्या होती हैं, वोकल कॉर्ड्स होती हैं। वोकल कॉर्ड्स क्या होती हैं, वो पतली पतली मेम्ब्रेन मसल्स की या पेशियों की वो पतली पतली झिल्ली जो हवा से वाइब्रेट होकर क्या बनाती है, साउंड बनाती है, आवाज बनाती है। और उसी आवाज को हमारा टंग, हमारा जीभ क्या करता है, वर्ड्स में कन्वर्ट करता है, शब्दों में बदल देता है। और कितना क्या बोलना है वो कौन बताता है, हमारा ब्रेन बताते हैं। क्लियर है। तो आपसे पूछे ह्यूमन वॉइस बॉक्स का नाम क्या होता है, लैरिंक्स। दूसरा क्वेश्चन क्या बन गया, लैरिंक्स कौन सी पाइप पे होता है, तो कौन सी पाइप पे, विंड पाइप पे। वो फेरिंग्स था ऊपर और ये लैरिंक्स है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ये जो लैरिंक्स है इसके चारों तरफ ऐसे कार्टिलेज मसल्स होती हैं, ऐसे कार्टिलेज मसल्स जुड़ी हुई होती हैं, और इस मसल्स को, इस वाले पार्ट को कहा जाता है एडम्स एप्पल। इनको कहा जाता है एडम्स एप्पल।
कार्टिलेज क्या होती हैं, तो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती हैं ये जो मसल्स, जो फ्लेक्सिबल होती हैं। जैसे आपकी नोज की टिप, आप इसको ऐसे करोगे ये इधर से इधर ऐसे पूरी दब जाती है। जैसे आपकी कान की बाहर की ये जो जब आप बचपन में कभी शरारत करते होंगे, आपका टीचर आपका कान खींचता था तो ये खिंच जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, मसल होती है। तो वो इतनी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं जो क्या होती हैं, फ्लेक्सिबल होती है। उनको कार्टिलेज, उनको उपास्थि कहा जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर कार्टिलेज लगी हुई होती है। किसके ऊपर? लैरिंक्स के ऊपर कार्टिलेज। और इन्हीं कार्टिलेज को हम हिंदी में कहते हैं उपास्थि, और साइंस में इन कार्टिलेज का नाम क्या होता है? इनको कहा जाता है एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल। अब एडम्स एप्पल का हिंदी में नाम एडम्स एप्पल ही होता है। इसको हिंदी में एडम्स एप्पल ही कहा जाता है, कुछ अलग नाम नहीं होता है। और इस एडम्स एप्पल के बारे में आपको एक पॉइंट याद रखना है, इट इज फाउंड इन ओनली मेल्स। इट इज फाउंड इन ओनली मेल्स। यह सिर्फ नर शरीर में पाया जाता है, यह सिर्फ नर मनुष्य में पाया जाता है, मादाओं में नहीं होता है, लड़कियों में नहीं होता है, नर मनुष्य में पाया जाता है। और इसके अंदर क्या होती हैं? कार्टिलेज होती हैं। कभी आपने देखा होगा आपके घर में ब्रदर है, आपके पापा हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा बाहर की साइड उठा हुआ पोर्शन सा होता है, उसी को कहा जाता है एडम्स एप्पल। कहाँ पर होता है? लैरिंक्स के ऊपर। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि लैरिंक्स के ऊपर जो कार्टिलेज होती हैं, जो उपास्थि होती हैं, उसको टर्म क्या बोलते हैं, उसको नाम क्या दिया जाता है? तो आपको क्या बोलना है? एडम्स एप्पल नाम दिया जाता है। ठीक है, और ये एडम्स एप्पल किस में होते हैं? सिर्फ लड़कों में होता है, लड़कियों में ये नहीं होता है। क्लियर है? ठीक है मैम, हो गया। तो मैम सबसे पहले एयर नोज से एंटर करी, नोज से फेरिंग्स में गई, और फेरिंग्स के बाद कहाँ आई? लैरिंग्स में। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स, जहां से क्या बनती है? हमारी साउंड बनती है। और इस वॉइस बॉक्स के ऊपर लड़का लड़की दोनों में ऐसे एक और कार्टिलेज जुड़ी हुई होती है, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट सा और होता है, और उसको कहा जाता है ग्लोटिस। उसको कहा जाता है ग्लोटिस। ग्लोटिस सब में होता है, लड़के में, लड़की में, सब में होता है ग्लोटिस। ठीक है, और इस ग्लोटिस का काम क्या होता है? जो एयर आ रही है उसको अंदर की साइड, इस अंदर की साइड भेजना। जो एयर आ रही है उसको अंदर की साइड भेजना, और जो साउंड बन रही है उसको बाहर की साइड भेजना। ठीक है, एपिग्लोटिस क्या होता है मैम? स्विच होता है। एपिग्लोटिस कहाँ होता है? दोनों पाइप के ऊपर लगा हुआ होता है। जब हम खाना खा रहे हैं तो विंड पाइप पे ज्यादा, और जब हम सांस ले रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, तो कौन से पाइप को कवर करता है? तो ओइसोफेगस या फूड पाइप को कवर करता है। बट एडम्स एप्पल क्या होता है? लैरिंक्स के चारों तरफ जो मसल्स होती हैं, कार्टिलेज मसल्स होती हैं, उनको कहा जाता है एडम्स एप्पल। और एडम्स एप्पल सिर्फ किस में होता है? तो लड़कों में होता है। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। उसके बाद आपसे पूछे ग्लोटिस क्या होता है, तो ग्लोटिस किसके ऊपर लगा हुआ होता है? लैरिंक्स के ऊपर। लैरिंक्स क्या होता है? वॉइस बॉक्स के ऊपर। और ग्लोटिस का काम क्या होता है? साउंड को बाहर की साइड फेंकना, जो आप बोल रहे हो उसको बाहर की साइड, और जो आप एयर ले रहे हो उनको अंदर की साइड। तो ये अंदर की साइड एयर कहाँ आएगी? लंग्स से विंड पाइप से होती हुई कहाँ आ जाती है? लंग्स में आ जाती है। ठीक है, लंग्स में आ जाती है। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? नोज। नोज से कहाँ आई एयर? फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद कहाँ आई? एपिग्लोटिस में। एपिग्लोटिस से कहाँ आई? विंड पाइप में। और विंड पाइप के ऊपर आपने इतने सारे क्वेश्चंस पढ़े, इसको बोलते हैं ध्वनि यंत्र। सुना है ना, वो ऐड आता है मूवी चलाने से पहले कि मेरा नाम कमलेश है, ये मेरी मम्मी है, ये बहुत गुटखा खाती थी पहले, तो इनका ध्वनि यंत्र खराब हो गया। तो ध्वनि यंत्र के अंदर क्या होता है? टोबैको का जो लिक्विड होता है वो आकर टार जम जाता है, तो ये लैरिंग्स की जो मसल्स है वो आपकी खराब हो जाती हैं, वोकल कॉर्ड्स आपकी खराब हो जाती है। फिर डॉक्टर पूरा का पूरा इस लैरिंग्स को बाहर निकाल देता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो यहां पर, अब जो ट्रैकिया है आपकी, आगे चलकर ट्रैकिया जो आपका विंड पाइप है वो डिवाइड हो जाता है। कहां पर? दोनों लंग्स में डिवाइड हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको ट्रैकिया में लिखना होता है, मैंने लिखा नहीं है, आपको समझना है कि ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू बोथ लंग्स। ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू बोथ लंग। मानव वायु नलिका दोनों फेफड़ों में विभाजित हो जाती है। मानव नलिका दोनों फेफड़ों में विभाजित हो जाती है। एडम्स एप्पल का काम होता है पिच को कंट्रोल करना, जो आपकी साउंड की पिच होती है उसको कंट्रोल करना। ठीक है, देखो अब कहां पर आपको नेक्स्ट 5 नंबर पे ऑर्गन कौन सा पढ़ना है? तो लंग्स। अब कहां आए? लंग्स में। लंग्स को क्या कहा जाता है? फेफड़ा कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? फेफड़ा कहा जाता है। क्लियर है?
आप देखो लंग्स में आपको क्या याद रखना है, लंग्स में आपको याद रखना है कि इट इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इट इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो गया, तो देखो लंग्स में सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, इट इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। यह मुख्य श्वसनीय अंग है। मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन का मतलब हो गया जो मुख्य आपका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। इसलिए लड़कों की पिच लो होती है और गर्ल्स की उनमें तो होता ही नहीं है। हाँ निखिल दैया जी, यही रीजन है, बिल्कुल यही रीजन है, ठीक है। जो साउंड की जो डीपनेस होती है उसके लिए काम करता है ये कार्टिलेज मसल। किसके अंदर होता है, सिर्फ लड़कों में होता है, एडम्स एप्पल, ठीक है। देखो तो लंग्स में क्या होता है, मुख्य श्वसनीय अंग या मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखो जो लंग्स होते हैं उसका कलर क्या होता है, तो नेचुरल कलर होता है आपके फेफड़ों का पिंक, गुलाबी कलर के होते हैं। वो बात अलग होता है स्मोकिंग के बाद ब्राउन या ब्लैक हो जाते हैं, बट वो जो नेचुरल कलर होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको पिंक कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं कि लंग्स की स्टडी को क्या कहा जाता है, फेफड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो लंग्स की स्टडी को कहा जाता है पुल्मोनोलॉजी। पुल्मोनो का मतलब होता है साइंस में लंग्स, पुल्मोनोलॉजी, और स्टडी, लॉजी का मतलब क्या होता है, टू स्टडी, तो फेफड़ों के बारे में अध्ययन करना क्या हो गया, पुल्मोनोलॉजी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहां से आता है कि जो हमारे फेफड़े हैं उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन लगी है, जो फेफड़ों के बाहर जो झिल्ली लगी है जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन का काम करती हैं, उसका नाम क्या होता है, तो उसको कहा जाता है प्लूरा, उसको कहा जाता है प्लूरा मेम्ब्रेन। क्लियर है। तो हमारे दोनों फेफड़ों के बाहर जो मेम्ब्रेन लगी होती है उस मेम्ब्रेन का नाम होता है प्लूरा मेम्ब्रेन, या हिंदी में बोलते हैं फेफड़ों की झिल्ली। फेफड़ों की झिल्ली, दोनों ही नाम सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि आपके लंग्स का वेट कितना होता है, दोनों फेफड़ों का वजन कितना होता है, तो दोनों फेफड़ों का अप्रोक्सीमेटली वजन होता है 1.3 किलोग्राम, 1.3 किलोग्राम। क्लियर है। फेफड़े सेकंड लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होते हैं। फर्स्ट होता है आपका लीवर जो 1.5 से 1.8 किलोग्राम के बीच में होता है, बट जो फेफड़े होते हैं वो 1.3 किलोग्राम के होते हैं। ये क्वेश्चन याद रखना है आपको। फेफड़ों की झिल्ली का नाम क्या होता है, तो फेफड़ों की मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है मैम, प्लूरा मेम्ब्रेन कहा जाता है, प्लूरा झिल्ली कहा जाता है। क्लियर है। अब आप एक मेरे साथ डायग्राम बनाइए, वो डायग्राम बनाएंगे तो आपको पूरा याद रहेगा कि कैसे कहां पर क्या फेफड़ों में काम होता है। लंग्स मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, कलर पूछे पिंक कलर का, स्टडी पूछे पुल्मोनोलॉजी, और जो डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं लंग्स स्पेशलिस्ट, डॉक्टर को बोलते हैं हम पुल्मोनोलॉजिस्ट। क्लियर है। और लंग्स के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। दोनों फेफड़ों का वजन कितना होता है, 1.3 किलोग्राम। अब बनाइए एक डायग्राम पूरे के पूरे इस रेस्पिरेटरी सिस्टम का, क्योंकि यहां डायग्राम से ही आपके कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस क्लियर होंगे। इस डायग्राम के बिना आप बना ही नहीं सकते रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो ये आपका विंड पाइप, ये आपका विंड पाइप जिसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रैकिया। और आगे चलकर ट्रैकिया ऐसे डिवाइड हो जाती है, किसमें, दोनों फेफड़ों में विभाजित हो जाती है। आगे चलकर आपकी जो श्वास नली होती है वो दोनों फेफड़ों में विभाजित हो जाती है। तो ये इधर वाला फेफड़ा कौन सा होता है, इसको कहा जाता है लेफ्ट लंग। और याद करो मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर, मैंने कहा था एक फेफड़ा छोटा होता है और एक फेफड़ा क्या होता है मैम, बड़ा होता है। आप मुझे बताएंगे कौन सा लंग छोटा होता है और कौन सा लंग बड़ा होता है। जल्दी बताइए मुझे, कौन सा फेफड़ा छोटा होता है और कौन सा फेफड़ा बड़ा होता है। और छोटा होता है तो क्यों होता है, और छोटा होता है तो क्यों होता है।
बताया था मैंने कि जो लेफ्ट वाला लंग है वो ऐसे नहीं होता है, वो कैसे होता है, ऐसे होता है। इस लेफ्ट लंग के अंदर की साइड एक गड्ढा होता है और इस गड्ढे को क्या कहा जाता है मैम, इसको क्या कहेंगे हम, इसको नाम देंगे हम कार्डियक नोच। कार्डियक का मतलब क्या होता है साइंस में, हार्ट, और नोच का मतलब क्या होता है, गड्ढा। तो हमारा कौन सा फेफड़ा छोटा होता है, लेफ्ट वाला। हार्ट की वजह से, बिल्कुल सही बताया, सबने सही आंसर दिया। तो यहां पर ये जो लेफ्ट लंग है इसको पहले नाम दे दो आप लेफ्ट लंग, बायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा। और इधर वाला कौन सा है, तो ये राइट लंग, दायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा, ठीक है। और इसको नाम क्या दूं मैम, ये है ट्रैकिया। ट्रैकिया का मतलब क्या होता है, वायु नलिका या श्वास नलिका, ठीक है। इस ट्रैकिया के ऊपर क्या होता है मैम, ये हमारा ऐसे वॉइस बॉक्स रहता है, और इस वॉइस बॉक्स का नाम क्या होता है, तो इस वॉइस बॉक्स का नाम होता है मैम लैरिंक्स, ठीक है। तो यहां पर इसको क्या बोलेंगे, लैरिंक्स। और इस लैरिंक्स के चारों तरफ जो ऐसे कार्टिलेज लगी हुई होती है, जो सिर्फ लड़कों में होती हैं, उसको नाम क्यों दूं मैं, इसको नाम दो मैम एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल साउंड की डीपनेस के लिए होती है ये एडम्स एप्पल, क्लियर है। और इन दोनों आपके फेफड़ों के नीचे ऐसे एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसको कहते हैं हम डायफ्राम, जिसका नाम क्या होता है, डायफ्राम। डायफ्राम के दो काम होते हैं, एक हमारी ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट करना, और दूसरा डायफ्राम का काम होता है एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को दोनों को अलग अलग करना। तो इसका नाम होता है डायफ्राम। डायफ्राम कभी सुना है आपने डायफ्राम नाम, कोई बात नहीं, आज सुना दूंगी मैं, डायफ्राम, क्लियर है। और इस मेम्ब्रेन को नाम क्या दूं मैं मैम, इसको नाम दो आप प्लूरा। इसका नाम क्या होता है, प्लूरा। और ये जो दोनों फेफड़ों के बीच में ये जो स्पेस है, इस स्पेस को नाम दिया जाता है मेडियास्टेनम। कैसे दिखाऊं मैं, यहां दिखाती हूं। इस स्पेस का नाम होता है मेडियास्टेनम स्पेस। सेम नाम हिंदी में होता है मेडियास्टेनम, मेडियास्टेनम, ठीक है। और आगे मैंने लिख दिया स्पेस, समझ आएंगे आप। दोनों फेफड़ों के बीच में जो स्पेस है उसको नाम क्या दिया जाता है, मेडियास्टेनम। और इस नोच को क्या नाम दूं मैं, इस नोच को दिखा दो मैम आप, कार्डियक नोच। कार्डियक नोच का मतलब क्या होता है, हृदय गुहा। और इस कार्डियक नोच के अंदर क्या होता है मैम, इसके अंदर हार्ट होता है, ठीक है। तो हमारा एक फेफड़ा छोटा, एक फेफड़ा बड़ा, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है आपकी फेफड़ों की। और इस लैरिंग से होती हुई क्या आ रही है मैम, एयर आ रही है। और एयर कैसे, तो ऐसे दोनों फेफड़ों में, क्लियर है। तो मैंने आपको एडम्स एप्पल, लैरिंग्स, उससे ऊपर फेरिंग्स, उससे ऊपर नोज और ट्रैकिया पढ़ा दिया। और मैंने एक टर्म बोला कि ट्रैकिया दोनों फेफड़ों में डिवाइड हो जाती है। तो ये वाला कौन सा, राइट वाला, ये कौन सा, लेफ्ट वाला, क्लियर है। मैम आपकी सारी वीडियो एक YouTube चैनल पे फ्री में दिखा रहा है। हाँ 3-4 हैं, वो आज ब्लॉक हो जाएगा, हमें पता है। 3-4 चैनल वाले कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। हम बोलेंगे उनको पर रिपोर्ट करवाएंगे। अब क्या करें, अभी हम लोग ऐप को अपडेट करवा रहे हैं, तो उसमें ऑप्शन होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता कोई भी, तो उसके बाद नहीं होने वाला ये सब, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, तो ये आपका फेफड़ा देख लीजिए, ऐसा आपका कुछ फेफड़ा होता है। ये दोनों फेफड़े आपके थोड़े से ऐसी कुछ स्ट्रक्चर में होते हैं। जो लेफ्ट वाला होता है वो छोटा होता है क्योंकि कार्डियक नोच होता है, और जो राइट वाला होता है वो थोड़ा ऊंचा भी होता है, इसलिए मैंने थोड़ा ऊंचा बनाया है। और दोनों का एक साथ वेट कितना होता है, तो दोनों का एक साइड 1.3 किलोग्राम, 1.3 किलोग्राम, ठीक है। और अब देखो ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी ट्रैकिया है, और ये जो ट्रैकिया का यहां से लेकर यहां तक ये जो डिवीजन होता है, ये जो ट्रैकिया सबसे पहली बार में डिवाइड हुई है, ट्रैकिया आगे चलकर, ये ट्रैकिया श्वास नली आ रही थी, ये आगे चलकर ऐसे हो गई,
दो पार्ट में होगी। तो ये जो ट्रैकिया का प्राइमरी डिवीजन है, ध्यान से सुनना है आपको, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये जो ट्रैकिया का प्राइमरी डिवीजन है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, इस प्राइमरी डिवीजन को नाम क्या दिया जाता है? तो इसको नाम दिया जाता है ब्रोंकाई। इसको नाम दिया जाता है ब्रोंकाई, हिंदी में ब्रोंकाई ही बोलते हैं, और या कभी कभी इसका नाम होता है वायु नलिका, या इसका नाम लिखा होता है वायु नलिका। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा क्या ट्रैकिया के या श्वास नली के प्राइमरी डिवीजन का नाम क्या होता है? तो ट्रैकिया के प्राइमरी डिवीजन का नाम क्या हो गया? ब्रोंकाई। ये भी ब्रोंकाई है, ये भी ब्रोंकाई है। जब हमारी श्वास नली प्रथम बार में विभाजित हुई तो इस विभाजन को नाम क्या देते हैं? ब्रोंकाई। क्लियर है? अब क्या होता है, ये ब्रोंकाई भी आगे चलकर ऐसे पतली पतली और डक्ट में डिवाइड हो जाती है। ऐसे ये जो आपके ब्रोंकाई हैं, ये जो वायु नलिका है, वो ऐसे जाकर और पतली पतली बहुत सारी पाइप में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, अब देखो ट्रैकिया का ये कौन सा डिवीजन होगा? सेकेंडरी। और ब्रोंकाई का कौन सा होगा? प्राइमरी डिवीजन। मैं फिर रिपीट कर रही हूं, सुन लीजिए, आराम से सुनिए, कंफ्यूज मत होइए। ये ट्रैकिया हमारी एयर लेकर आ रही है। ट्रैकिया जब दोनों फेफड़ों में डिवाइड करती है तो उस डिवीजन को नाम देते हैं हम ब्रोंकाई। ठीक है, तो ट्रैकिया के प्राइमरी डिवीजन को, श्वास नली के प्रथम विभाजन को नाम क्या दे दिया हमने? ब्रोंकाई नाम दे दिया। ठीक है, अब मैम ये ब्रोंकाई भी आगे चलकर पतली पतली पाइप में ऐसे डिवीजन हो जाता है इनका, तो ये ब्रोंकाई का तो प्राइमरी डिवीजन हुआ, क्योंकि ये देखो ये ब्रोंकाई तो है, ये भी ब्रोंकाई तो है, और ब्रोंकाई का तो प्राइमरी डिवीजन हो गया। बट ट्रैकिया का कितना डिवीजन? सेकेंडरी डिवीजन हो गया। और इस स्ट्रक्चर को जो मैंने ब्लैक ब्लैक दिखाया है, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है, इसको कहा जाता है ब्रोंक्यूल्स। इसको कहा जाता है ब्रोंक्यूल्स, और हिंदी में इसको कहा जाता है वायु कोष्ठ नलिकाएं। हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन सा है, वायु कोष्ठ नलिकाएं, ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है इनको। ठीक है, इनको नाम क्या दिया जाता है? ब्रोंक्यूल्स। तो आपसे पूछेगा कि ट्रैकिया के सेकेंडरी डिवीजन का नाम क्या है? ब्रोंक्यूल्स। हिंदी में या तो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स ही लिखा हुआ आता है। क्लियर है? अब ये ब्रोंकाई, जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूलस, और ब्रोंक्यूलस जे भी आगे चलकर डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, और ये ब्रोंक्यूल्स भी क्या होती हैं? आगे चलकर डिवाइड हो जाती हैं और एंड में चलकर ऐसे गुब्बारे जैसी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स बना लेती हैं। ऐसे बहुत सारे गुब्बारे जैसे बन जाते हैं, और अंगूर जैसे, अंगूर में जैसे पानी होता है, जैसे आप गुब्बारे में पानी भरते हो, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रक्चर बन जाती हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाती हैं। और इनको नाम क्या दिया जाता है? यही मेन है इस चैप्टर में। इन गुब्बारों को नाम दिया जाता है एल्वेओली। इन गुब्बारों का नाम होता है एल्वेओली, और एल्वेओली को हिंदी में कहा जाता है कूपिका। एल्वेओली को हिंदी में क्या कहा जाता है? कूपिका। अब देखो आपके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। ट्रैकिया जब सबसे पहली बार डिवाइड हुई, उस डिवीजन को हमने नाम क्या दिया? ब्रोंकाई। प्राइमरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया इज नोन एज ब्रोंकाई। देन सेकेंडरी में दूसरा पॉइंट क्या होगा कि सेकेंडरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया एंड प्राइमरी डिवीजन ऑफ ब्रोंकाई इज नोन एज ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, श्वास नली का दूसरा, ब्रोंकाई का प्रथम विभाजन नाम क्या होगा? वायु कोष्ठ नलिका या ब्रोंक्यूल्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट ब्रोंक्यूल्स का प्राइमरी डिवीजन, ब्रोंकाई का सेकेंडरी, और ट्रैकिया का टर्सरी डिवीजन या थर्ड डिवीजन को नाम क्या होगा? तो इसको एल्वेओली बोलेंगे। मैम थोड़ा सा टफ नाम है, कोई बात नहीं, एक दो बार पढ़ोगे आप, आपको सारे नाम याद हो जाएंगे। इसी बात को मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको क्या हो, याद हो जाए इजीली, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैं, देखो ये जो सेम नाम लिखे मैंने इधर, सेम नाम आपके इधर होते हैं। क्लियर है? देखो मैं यहाँ पर इस चीज को लिख देती हूँ। सबसे पहला है आपका प्राइमरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है? श्वास नली, और हिंदी में क्या हो जाएगा? श्वास नली का, प्राइमरी का मैंने सिंबल लगाया है ऐसे, ठीक है, इसको प्राइमरी लिखा जाता है ऐसे, एक और ऊपर डिग्री का सिंबल। श्वास नली का प्रथम विभाजन, श्वास नली का प्रथम विभाजन, बताओ मुझे इसका नाम क्या होगा? यहां से देखकर बताओ डायग्राम में। श्वास नली के प्रथम विभाजन को नाम क्या देंगे हम? मैम इसको नाम देंगे हम ब्रोंकाई। इसको नाम देंगे ब्रोंकाई, या हिंदी में इसको क्या कहा जाता है मैम? वायु नलिका कहा जाता है।
ठीक है, तो एक पॉइंट तो आपका ये हो गया। दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट क्या होगा यहाँ पर, दूसरा होगा मैम कि सेकेंडरी डिवीजन ऑफ या सेकंड डिवीजन ऑफ ट्रैकिया, सेकंड डिवीजन ऑफ ट्रैकिया, बट या आप कोमा लगा के लिख सकते हो प्राइमरी डिवीजन ऑफ, प्राइमरी, ध्यान से सुनना, कमेंट में ध्यान मत देना, प्राइमरी डिवीजन ऑफ ब्रोंकाई, प्राइमरी डिवीजन ऑफ ब्रोंकाई। हिंदी में क्या होगा, श्वास नली का दूसरा विभाजन, श्वास नली का दूसरा, सेकंड, दूसरा विभाजन। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मैं बता चुकी हूं कि इस चैप्टर से हमेशा स्ट्रक्चर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। श्वास नली का दूसरा विभाजन और वायु नलिका, और जो हिंदी मीडियम से उनको इंग्लिश टर्म याद रखने पड़ेंगे क्योंकि पेपर में ब्रोंकाई ही नाम आता है हिंदी में, और वायु नलिका का प्रथम विभाजन, का प्रथम विभाजन, नाम क्या होगा इसको, इसको नाम क्या दिया जाएगा मैम, आपने वहां पर देखो नाम क्या दिया है, तो उसको मैंने नाम क्या दिया है, ब्रोंक्यूल्स, उसको नाम क्या दिया है मैंने, ब्रोंक्यूल्स। और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में कहा जाता है वायु कोष्ठ, वायु कोष्ठ। आप देखो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट में होगा मैम कि थर्ड डिवीजन ऑफ ट्रैकिया, थर्ड डिवीजन किसका हो गया, ट्रैकिया, सेकेंडरी डिवीजन ऑफ, सेकेंडरी डिवीजन ऑफ ब्रोंकाई, क्योंकि ब्रोंकाई का दूसरा डिवीजन है, एंड प्राइमरी डिवीजन ऑफ, प्राइमरी किसका होगा, ब्रोंक्यूल्स का, ब्रोंक्यूल्स का। और हिंदी में क्या हो जाएगा, श्वास नली का तीसरा, हिंदी लिख सकते हैं आप अपने आप, ब्रोंकाई का, ब्रोंकाई का दूसरा, यहां पे मैंने दूसरा लिखा है, और ब्रोंकिलस मतलब वायु कोष्ठ का कौन सा, प्रथम विभाजन। और इसको नाम क्या देंगे, तो इसको नाम मैम ने क्या दिया है, एल्वेओली नाम दिया है। एल्वेओली को हिंदी में क्या कहा जाता है, कूपिका, एल्वेओली को क्या कहा जाता है, कूपिका। ये तीनों लाइन एक बार 1 मिनट के लिए आप रीड आउट कर लो। अरे रुक जाओ आप, राज बहादुर जी आप बहुत आगे चलते हैं, फिर आपने पूछ लिया डायफ्राम का क्या काम है, मुझे डायफ्राम तक आप आने तो दो, पहले मुझे डायफ्राम तक आने तो दो, उससे पहले ही आप मतलब स्टार्ट हो गए हैं पूछना। यही तो मुझे पसंद नहीं आता, मुझे बस आप लोगों में एक ही चीज समझ में नहीं आती कि आप लोग टीचर से ज्यादा आगे क्यों चलना चाहते हैं। जल्दी से याद करो, जो मैंने बोला है कि याद करो तो यही याद करो। अभी तो डायफ्राम तक आए ही नहीं है, देखो अभी तो हम फेफड़े में ही घूम रहे हैं। बोमेन कैप्सूल यहां नहीं होते, देवाशीष जांगीर, और देवाशीष जांगीर नहीं, झारखंड, देवाशीष झारखंड। बोमेन्स कैप्सूल एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता है, बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस कैप्सूल, वो आप किडनी में पढ़ेंगे देवाशीष, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, यहां नहीं होते हैं बोमेन्स कैप्सूल। चलो हो गया। सोबित शर्मा कह रहे हैं इंडियाज बेस्ट फैकल्टी फॉर बायोलॉजी, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है सोबित, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपको गलत लग रहा है, ये आपको गलत लग रहा है। हो गया, ये वाली चीज रब कर दूं, समझा देंगे आप, ठीक है। अब अपनी छोटी सी एक हेडिंग हो जाएगी एल्वेलाई, एक छोटी सी हेडिंग हो जाती है एल्वेलाई। यहां से क्वेश्चन आते हैं एल्वेलाई से, इसलिए हमें ये पढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रहे हैं ना तुम लोगों को, रेस्पिरेटरी सिस्टम सारे क्वेश्चंस आते हैं, समझ में आ रहा है ना। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि, जल्दी बताइए। एसएससी गुरुकुल, अच्छा ये गुरुकुल एकेडमी है क्या, जो गुरुकुल एक चलता है। थैंक्स मैम, आपने बायो पढ़ने का तरीका बता दिया। ओके एसएससी गुरुकुल, जल्दी बताइए, समझ में आ रहा है ना, फिर मैं आगे स्टार्ट करूं। देखो अरे तुम लोग इतने सेंटी मत करो, मुझे इतनी तारीफ मत करो, फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगी ऐसा, ठीक है ना। ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए टीचर की। ओके मैम 100% यस, ओके चलो समझ में आना चाहिए। हो गया। देखो तो मैम एयर देखो आपकी ट्रैकिया से होती हुई कहाँ आई, ब्रोंकाई। यहां पर एयर की बात, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब भी क्या है, एयर, हवा।
मैम मुझे बायोलॉजी नहीं आती पर अब मैं किसी को भी पढ़ा सकता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फिर आप हमारे कोचिंग के बारे में 4-5 लोगों को बताना जरूर, ठीक है। जिसको मेरा बायोलॉजी पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, जिसको पढ़ा हुआ समझ में आता है, तो वो क्या करें, मुझे आप लोगों से एक रिटर्न गिफ्ट चाहिए। रिटर्न गिफ्ट क्या कि हमारे कोचिंग के बारे में 5 से 6 लोगों को बताना है आपको, ठीक है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैम वार्म और कोल्ड ब्लड क्या होता है? ठीक है, मैं बता दूंगी। आज सेट में था, मैंने बताया भी है देवाशीष जी कि जिनका बॉडी टेम्परेचर, जिनका ब्लड का बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट उनका ब्रेन करता है, तो उनको कहते हैं हम वार्म ब्लडेड। और कोल्ड ब्लड होते हैं जिनके बॉडी टेम्परेचर को उनकी स्किन कंट्रोल करती है। कोई बात नहीं, मैं आगे पढ़ा दूंगी। चलो ठीक है। निखिल दैया कह रहे हैं तारीफ उनकी की जाती है जो काबिल होते हैं। ओके ओके मैम, अभी तो आ रहा है, बाद में भूल जाते हैं। रोहित शर्मा जी तो कुछ क्या 2-3 बार वीडियो देख लीजिए आप। मैम सबको बताया है, कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। ओके, मेरा नाम लीजिए, एग्जाम हंटर, आप अपना नाम तो लिखिए। एकदम बेस्ट, मेरा नाम लीजिए। मैंने अपने नाम व्हाट्सएप ग्रुप में बता दिया सबको। ओके, बहुत बढ़िया राज बहादुर जी, बहुत अच्छा बोला आपने। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ, तो आप लोग बस मुझे एक ही गिफ्ट दे दो हमारी कोचिंग के बारे में, 4-5 हाँ, और दुआएं दो हमारे कोचिंग को। बिल्कुल बिल्कुल किरण मैम, किरण यादव, आपने दुआ दी है, बहुत अच्छी बात है। चलो अब स्टार्ट करें आगे। देखो एक छोटी सी हेडिंग है आपकी, एल्वेओली। एल्वेओली हिंदी में इसको कहा जाता है कूपिका। कूपिका क्लियर है? कूपिका। देखिए एल्वेओली में आपको सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इस एल्वेओली का आकार कैसा होता है। एक सेकंड में मार्कर चेंज कर लूं, थोड़ी इंक खत्म हो गई है मार्कर में, इसको रिफिल कर देना। देखो एल्वेओली का पहला क्वेश्चन क्या आता है। देखो एल्वेओली का पहला क्वेश्चन आता है कि इन एल्वेओली का आकार कैसा होता है। तो आपको आंसर देना है इनका आकार अंगूर जैसा होता है। ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, अंगूर के गुच्छे जैसी होती है, अंगूर जैसी होती है। क्लियर है? दूसरा आपको यहां से पॉइंट क्या याद रखना है कि एल्वेओली जो होती है वो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की यूनिट होती है। या आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि फेफड़े की यूनिट का नाम बताओ, फेफड़े की यूनिट का नाम बताओ। देखो जैसे मैंने बोला ब्रेन की यूनिट या ब्रेन की सेल्स का नाम क्या होता है, न्यूरॉन। मैंने बोला किडनी की सेल्स का नाम बताओ, आप मुझे क्या बताओगे, तो आप मुझे बताने लगोगे कि मैम नेफ्रॉन बोलते हैं उनको। मैंने बोला आप अपने ब्लड की सेल्स का नाम बताओ, आप ब्लड की सेल्स क्या क्या बताओगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ऐसे ही मैंने आपसे पूछा कि फेफड़ा भी एक ऑर्गन है और ऑर्गन की बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल या कोशिका। तो मुझे बताओ फेफड़ों की बेसिक यूनिट क्या होती है, तो आप उसका आंसर क्या देंगे, एल्वेलाई। तो एल्वेलाई को दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं एल्वेलाई से। देखो पहला आता है कि इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। हिंदी में बोलेंगे इसको फेफड़ों की संरचनात्मक का मतलब होता है इसी से मिलकर बना हुआ, और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। और क्रियात्मक का मतलब होता है जो फेफड़ों का काम होता है वो कौन कर रहा होता है, तो वो एल्वेलाई कर रही होती हैं। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, मैंने स्टार कर दिया है, पूछेगा आपसे एग्जाम में कि लंग्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का नाम बताओ, या कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है फेफड़ों की सेल कोशिकाओं का नाम बताओ। ठीक है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, एल्वेलाई बोलेंगे। ठीक है, हाँ, कार्यात्मक और संरचनात्मक यूनिट एल्वेलाई होती है। अब कितनी होती है, तो 1 लाख एल्वेओली एक लंग में होती है।
ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एक फेफड़े में 1 लाख होती हैं। और कभी कभी इसको एक पॉइंट और भी लिखवा देती हूं, यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की यूनिट क्या होती है या श्वसन तंत्र की इकाई क्या होती है। आंसर क्या देंगे, एल्वेलाई होती है। एक फेफड़े में कितनी, 1 लाख, दोनों में कितनी होती है, 2 लाख हो गई। और ये अंगूर जैसी या सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। अब मैम इसको हमने स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला क्यों, ये बताओ आप। ये तो नॉर्मल बात होगी, चलो ये अंगूर जैसी स्ट्रक्चर होती है और ये फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। एक फेफड़े में 1 लाख होती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम की इसको इकाई बोलते हैं। अब ये बताओ कि मैम हमने इसको क्यों बोला है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। देखो स्ट्रक्चरल का मतलब होता है इसी से मिलकर बना हुआ। हमारे फेफड़े में ऐसे बहुत सारी 1 लाख एल्वियोली होती हैं, ऐसे बहुत सारी, दोनों फेफड़ों के अंदर 2 लाख एल्वेलाइज होती हैं, 2 लाख कुपिकाएं होती हैं। तो स्ट्रक्चरल का तो मतलब हो गया मैम इसी से मिलकर बना हुआ। बट मैम हमने इसको फंक्शनल क्यों बोला है, तो जो काम आपके फेफड़ों का होता है वो काम कौन करता है, एल्वेलाई करता है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि फेफड़ों का काम होता क्या है। मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ फेफड़ों का काम क्या होता है, जल्दी बोलो। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया है लंग्स किस प्रोसेस पे काम करते हैं। जल्दी बताइए मुझे फेफड़ों का काम क्या होता है। आई वॉन्ट राइट आंसर। कोई भी मुझे गलत आंसर नहीं देगा, जल्दी बताओ। लंग्स का फंक्शन क्या होता है, फेफड़ों का काम क्या होता है, जल्दी बताइए। ऑक्सीजन इन CO2 आउट, ऑक्सीजन इन CO2। हाँ, इंजीनियर प्रदीप तिवारी ने सही आंसर दिया, टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आपसे कभी भी पूछे फेफड़ों का काम क्या होता है, आपको बोलना है हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को सॉल्युबल करना और CO2 को क्या करना, आउट। अभी मैंने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि एयर आकर हमारे फेफड़ों में जो ब्लड होता है उस ब्लड के अंदर कौन सी गैस सॉल्युबल होती है, ऑक्सीजन। रोहित शर्मा आपने बहुत सही आंसर दिया, SSC गुरुकुल आपने बहुत सही आंसर दिया, शैलेंद्र जी आपने भी सही आंसर दिया, और दीपक आपने गलत बोला कि ब्लड में मिक्स करना, नहीं, ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स करना एंड CO2 आउट करना। तो अब आपसे कभी भी पूछे कि फेफड़ों का जो फंक्शन होता है वो कौन करता है, तो मैम फेफड़ों में जो ऑक्सीजन इन होती है और CO2 आउट होता है वो कहां पर होता है, एल्वेलाई। इस प्रोसेस को प्यूरिफिकेशन या बोल सकते हैं आप एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। क्यों, क्योंकि एल्वेलाई के पास होता है सरफेस एरिया और इस सरफेस एरिया के अंदर हमारी जो गैसें होती हैं उनका आदान प्रदान हो जाता है। गैस का आदान प्रदान कैसे होगा, CO2 आउट ऑक्सीजन इन, CO2 आउट ऑक्सीजन इन, और इस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं, प्यूरिफिकेशन। तो आपसे पूछे फेफड़ों का काम क्या होता है, ब्लड को प्यूरिफाई करना, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना, और फेफड़ों में ये काम कौन करता है, तो कौन कहता है, एल्वेलाई। इसीलिए हम एल्वेलाई को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर है मैम, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। कैसे, देखो सबसे पहले एयर ऊपर कहां से एंटर कर रही है, नोज, नोज से फेरिंग्स, फेरिंग्स से एडम एपल, एडम एपल से कहां आई, लैरिंग्स आई। अब इस एयर में सारी गैस आ रही है। मैं अभी तक एयर बोल रही हूं, मैंने ऑक्सीजन नहीं बोला है, ठीक है। इस ट्रैकिया से होते हुए कहां आ गई, दोनों फेफड़ों में। फेफड़ों में एंटर करती है उस पार्ट को ब्रोंकाई, ब्रोंकाई वाले आगे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स के आगे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एल्वेलाई। और एल्वेलाई को क्या कहा जाता है मैम, यूनिट ऑफ लंग्स कहा जाता है, फेफड़े की इकाई। क्यों कहा जाता है, इसका आंसर मैंने यहां लिखा है, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, लंग्स की। क्लियर है। इसमें क्या काम होता है, इसमें गैसों का एक्सचेंज होता है। कैसे, CO2 आउट होती है, ऑक्सीजन इन होती है। वही आपको यहां पढ़ना है।
अब मुझे यही पढ़ाना है कि इस एल्वेलाई में कैसे CO2 आउट होती है और कैसे ऑक्सीजन इन करती है। इसी प्रोसेस को हम प्यूरिफिकेशन बोलते हैं और कहाँ पर होती है? एल्वेलाई में। ये आपको डायग्राम इतना याद करना था। ये स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आते हैं, फिर रिपीट कर रही हूँ कैसे क्वेश्चन आएंगे। आपसे पूछेगा एडम्स एप्पल कार्टिलेज किसके ऊपर लगी हुई होती है, आपको आंसर क्या देना है? लैरिंक्स। आपसे पूछेगा वॉइस बॉक्स का नाम क्या होता है? लैरिंक्स। वॉइस बॉक्स में क्या होती है? वोकल कॉर्ड्स, जो क्या बनाती है? आवाज। आपसे पूछे श्वास नली का नाम क्या होता है? ट्रैकिया। आपसे पूछे फेफड़ों के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसका नाम क्या होता है? प्लूरा। आपसे पूछे कि फेफड़ों के दोनों बीच में जो स्पेस पड़ा है, खाली जो स्पेस पड़ा है, उसको क्या बोलते हैं? मेडियास्टेनम स्पेस बोलते हैं। फिर आपसे पूछे डायफ्राम कहाँ होता है? दोनों फेफड़ों के नीचे होता है, जस्ट नीचे। एक प्रीपोजिशन यूज करते हैं ना, बीनीथ। बीनीथ का मतलब क्या होता है? जस्ट नीचे, ठीक है। एक होता है अंडर, अंडर मतलब छत के नीचे, बीनीथ का मतलब जस्ट नीचे। तो इन दोनों के साथ दोनों फेफड़ों के नीचे क्या होता है? तो आपका डायफ्राम होता है। और फिर आपसे पूछे कि कार्डियक नोज कहां होता है? तो लेफ्ट लंग के नीचे। फिर पूछे ट्रैकिया का प्राइमरी डिवीजन ब्रोंकाई, सेकेंडरी डिवीजन ब्रोंक्यूल्स, थर्ड डिवीजन एल्वेलाई। एल्वेलाई क्या होती है? यूनिट ऑफ लंग। अब मुझे पढ़ाना है कि इस एल्वेलाई के अंदर गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है, ठीक है, कैसे होता है, ये आपको पढ़ना है। अब मैं इस पूरी चीज को रब कर रही हूं, आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए अभी तक कि कैसे कैसे एयर आ रही है, कैसे कैसे हमारे फेफड़ों में जा रही है। सबके माइंड में पूरी एक मतलब ऐसे ना, जब भी आप ऐसे सिस्टम, ऐसे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ो, थोड़ा इमेजिनेशन की दुनिया में जाया करो, है ना। मैम लंग स्मॉल और बिग का कॉन्सेप्ट क्या है? तो बेटा बता चुकी हूँ। स्मॉल क्यों होता है? कार्डियक नोच की वजह से होता है। और कार्डियक नोच में क्या होता है? हार्ट होता है। तो हार्ट की वजह से आपका लेफ्ट लंग छोटा हो जाता है और राइट बड़ा हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले पढ़ा नहीं है आपने? ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम में। मैम एल्वेली को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर कूपिका बोलते हैं, कूपिका बोलते हैं। अब आपको हेडिंग देनी है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। हिंदी में क्या कहा जाएगा इसको? हिंदी में कहा जाएगा रुधिर का शुद्धिकरण, रुधिर का शुद्धिकरण। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम प्यूरिफिकेशन कौन करता है, लंग्स या किडनी? तो बेटा प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन इन CO2 आउट। तो ये प्रोसेस कौन करता है? लंग्स। बट ब्लड में से यूरिन को फिल्टर कौन करता है? किडनी, ठीक है, ओके। देखो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड कहां होगा? तो फेफड़ों की यूनिट में होगा। तो यही आपका पहला क्वेश्चन हो गया। और एल्वेओली को हिंदी में क्या कहा जाता है? या तो एल्वेओली या इसको कूपिका कहा जाता है, कूपिका, ठीक है। हाँ कूपिका कहते हैं इसको, नहीं पुलिका नहीं, कूपिका कहते हैं। हाँ वो लेयर नहीं होती है रितु शर्मा, वो लेयर नहीं होती है, तो वो लोब होती हैं, वो लोब होती हैं। देखो मैं आपको एक एल्वेओली की स्ट्रक्चर पढ़ा रही हूं, ऐसा का ऐसा आपकी 2 लाख एल्वेओली में हो रहा होता है, ठीक है। एल्वेओली कितनी होती है? 2 लाख होती है। तो मैं आपको यहां पर एक की स्ट्रक्चर पढ़ा रही हूं, आपको 2 लाख अपने आप ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रोसेस होती है इन 2 लाख में। अब ध्यान से, पहले कोई कमेंट नहीं करेगा, पहले मेरी बात सुनेगा। देखो क्या सुनना है आपको, याद करो मेरा हार्ट वाला चैप्टर, और मैंने आपको हार्ट में क्या पढ़ाया था? ये आपका हार्ट, ये आपकी सेप्टम मसल, ये आपके 4 चैम्बर, ये दिस वन राइट ओरिकल एंड दिस वन राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ओरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। और मैंने पढ़ाया था यहाँ पर CO2 वाला ब्लड होता है जिसको हम इम्प्योर ब्लड बोलते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन वाला होता है। यहाँ पर दोनों साइड में प्योर ब्लड, यहाँ पर इम्प्योर ब्लड। यहाँ पर कितने वॉल्व पढ़ाए थे? 3। यहाँ पर कितने होते हैं? 2। यहाँ पर एक वॉल्व और होता है, इसका नाम क्या बताया था? सेमी-लुनार वॉल्व। और मैंने बताया था इस वॉल्व से कौन सी आर्टरी कनेक्ट होती है? तो इस वॉल्व से मैम
पल्मनरी आर्टरी कनेक्ट होती है। पल्मनरी आर्टरी बताया था ना, और मैंने बताया होगा पल्मनरी आर्टरी, पल्मनो का मतलब क्या होता है साइंस में, फेफड़ा, लंग्स। और पल्मनरी आर्टरी कैसा ब्लड लेकर जाती है, तो मैम आपने बताया था CO2 वाला ब्लड। और ऐसा ब्लड जिसके अंदर CO2 होता है उसको क्या कहते हैं, इम्प्योर ब्लड। तो ये पल्मनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को कहाँ लेकर जाती है, तो मैंने यहाँ लिखा था लंग्स, फेफड़ा। और मैंने लिखा होगा फेफड़ों का काम क्या होता है, CO2 आउट करना और ऑक्सीजन इन करना। और मैंने उस दिन बोला था, ध्यान से सुना हो तो, मैंने कहा था कि ये प्रोसेस मैं आपको कहाँ पढ़ाऊंगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाऊंगी। और यही आज आपको पढ़ना है कि कैसे फेफड़ा CO2 आउट और ऑक्सीजन इन कर देता है। उसके बाद मैंने बताया था कि लंग से प्योर ब्लड कौन सी वेन लेकर जाती है, तो मैम पल्मनरी वेन। किस चैम्बर में, लेफ्ट ऑरिकल, देन बायकस्पिड खुलता है, और उसके बाद कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा, और ऐसे आपका ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। अब आपको पढ़ना है कि लंग्स में ये प्रोसेस होती कैसे है, और लंग्स में कहाँ होगी, तो लंग्स की यूनिट में होगी। और लंग्स की यूनिट का नाम क्या होता है, एल्वियोली। और एल्वियोली कितनी होती है मैम 2 लाख, बट मैं 2 लाख में नहीं बता सकती, मैं 1 में बताऊंगी। तो ऐसी की ऐसी प्रोसेस आपकी 2 लाख में हो रही होती है। देखो ध्यान से समझो, हार्ट के राइट वाले पार्ट से हमेशा इम्प्योर ब्लड कहाँ आता है, फेफड़ों के पास। और फेफड़ों में ये किसकी स्ट्रक्चर है, एल्वियोली, ठीक है, जिसको हिंदी में कहा जाता है कूपिका। अब हार्ट से इम्प्योर ब्लड कौन लेकर आता है, तो मैम इसको आप लिख दो पल्मनरी आर्टरी। क्लियर है, ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट बाद में कर लेना, कमेंट बाद में कर लेना। हिंदी में इसको कहा जाता है फुफ्फुसीय धमनी। ये एक ही आर्टरी ऐसी है जो यहाँ से कैसा ब्लड लेकर आती है, हार्ट से इम्प्योर ब्लड लेकर आती है। इसके अंदर ब्लड कैसा लिखूं मैं, इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब क्या है, अशुद्ध रुधिर, मतलब ऐसा ब्लड जिसके अंदर किसका अमाउंट ज़्यादा हो। तो मैम ये जो ब्लड लेकर आई है वो उस ब्लड में ज़्यादा अमाउंट किसका होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। और ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होगा, बहुत कम या ना के बराबर। तो मैंने यहाँ सिंबल लगा दिया CO2 ज़्यादा, ऑक्सीजन इन। तो ये ब्लड कहाँ आया, एल्वियोली में। एल्वियोली कहाँ है, फेफड़े में। और कौन लेकर आया, पल्मनरी आर्टरी। और ये ब्लड जब एल्वियोली से गुजरता है, ऐसे ब्लड जा रहा है इस एल्वियोली से, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये ब्लड कहाँ भर गया, इन कोशिकाओं में भर गया, इन कोशिकाओं में भर गया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, एल्वियोली से ऊपर वाले डिवीजन को हमने नाम क्या दिया था, तो एल्वियोली के ऊपर वाले डिवीजन को नाम दिया था मैम ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल से ऊपर क्या था, ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई से ऊपर क्या था, विंड पाइप या श्वास नली। श्वास नली किससे कनेक्ट है, नोज से। नोज से क्या आती है, एयर। तो मैम ये ऊपर की साइड ऐसे जो पाइप चल रहा था, जो डिवीजन चल रहा था, ये वो डिवीजन हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ, एल्वियोली से ऊपर ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स से ऊपर ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ऊपर क्या हो गया, नोज। अब मुझे बताओ, नोज से जो एयर आ रही है, हम बाहर से जो एयर ले रहे हैं उसमें ज्यादा कौन सी गैस होती है, तो हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कम होता है। ऑक्सीजन कितना होता है, तो 21% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। तो मैम हमने जो बाहर से एयर ली है उसके अंदर कौन सी गैस ज्यादा है, ऑक्सीजन। और CO2 क्या है, कम है। क्लियर है, समझ में आ गया। यहां से जो ब्लड आया है उसमें CO2 ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है। बट बाहर से जो एयर आई है कहां से, विंड पाइप, विंड पाइप से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से ब्रोंक्यूल, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से कहां आई है, एल्वियोली के अंदर। ऐसी की ऐसी 2 लाख एल्वियोली है, बट मैं एक की स्ट्रक्चर बढ़ा रही हूं, ठीक है। तो देखो, बाहर से जो एयर आई है उसमें किसका अमाउंट ज्यादा है, ऑक्सीजन का। और CO2 का अमाउंट क्या है, कम। और जो एल्वियोलाई के अंदर ब्लड है उसके अंदर कौन सी गैस का अमाउंट ज्यादा है, CO2। और कौन सी गैस का अमाउंट कम है, कम। अब आपने फिजिक्स में एक टर्म पढ़ा होगा, डिफ्यूजन। बिल्कुल पढ़ा होगा, सर ने पढ़ाया होगा, और नहीं pढ़ाया होगा तो शायद आप पढ़ोगे, डिफ्यूजन। और हिंदी में इसको कहा जाता है विसरण। विसरण, डिफ्यूजन क्या होता है, तो ध्यान से सुनो। हाँ, नाइट्रोजन भी होती है, बिल्कुल PM मोदी जी, नाइट्रोजन भी होती है। बट हम यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, तो सिर्फ ऑक्सीजन और CO2 की बात कर रहे हैं। क्लियर है, तो देखो,
ठीक है, देखो तो एक प्रोसेस का नाम सुना है आपने, डिफ्यूजन। वैसे तो फिजिक्स का है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ डिफ्यूजन क्या होता है। जब दो एयर पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस आता है तो हमेशा हाई वाला मॉलिक्यूल लो वाले के पास जाता है। ठीक है, जब दो हवा के पार्टिकल्स के बीच में, दो हवा के अणुओं के बीच में डिफरेंस आता है मॉलिक्यूल्स का, तो हमेशा हाई वाला किसके पास आता है, लो वाले के पास। या आपने सुना होगा एयर हमेशा हाई प्रेशर से कहाँ आती है, लो प्रेशर की साइड आती है। हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ आती है। क्लियर है? इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। अब इसी चीज को यहां पर अप्लाई करवा दो। कैसे? देखो, बाहर से जो एयर आ रही है उसमें क्या है, ज्यादा ऑक्सीजन, और हमारे एल्वेलाई में जो एयर है उसमें ऑक्सीजन क्या है, कम। तो मैम दोनों मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। तो यहां पर कौन सी प्रोसेस होगा, डिफ्यूजन। ऐसा का ऐसा बाहर जो अंदर है उस ब्लड में CO2 का अमाउंट क्या है, ज्यादा, बाहर वाले में क्या है, कम। तो यहां पर भी क्या प्रोसेस होगा, डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। कैसे? तो देखो यहां पर इस वाले पार्ट में जो मैंने ब्लैक ब्लैक दिखाया है, इस पार्ट को आपको दिखाना है डिफ्यूजन का प्रोसेस। ये हो गया आपका डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है मैम यहां ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, एंटर करेगा, बट यहां पर ज्यादा क्या है, CO2, तो CO2 क्या हो जाएगा, आउट। तो मैम यहां पर डिफ्यूजन का प्रोसेस हुआ, कहां पर, एल्वेलाई के अंदर हुआ। और जब डिफ्यूजन का प्रोसेस हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा था तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कम के पास जाएगा। कम का मतलब है CO2 यहां से होता हुआ कहां जाएगा, तो CO2 यहां से होता हुआ मैम ब्रोंकिलस, और ब्रोंकिलस से क्या हो गया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से विंड पाइप किससे कनेक्ट है, नोज से, और नोज से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। क्लियर है? और ऑक्सीजन क्या करेगा, डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू कहां आएगा, एल्वेलाई में आएगा। तो मैम जब ये खून आया एल्वेलाई में तब तो इसमें CO2 ज्यादा था, अब CO2 क्या हो गया, आउट हो गया। कौन सी प्रोसेस के द्वारा, डिफ्यूजन। बट अब जब यहां से ब्लड जाएगा तो उसमें कौन सी गैस का अमाउंट ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का ज्यादा होगा और CO2 का कम होगा। अब आप मुझे बताओ कि ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है और CO2 का कम होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम प्योर ब्लड का नाम देते हैं, उसको हम प्योर ब्लड या शुद्ध रुधिर का नाम देते हैं। और मुझे बताओ प्योर ब्लड आपके लंग से हार्ट में कौन सी वेन लाती है, तो उस वेन का नाम क्या होता है, पल्मनरी वेन, और हिंदी में क्या बोलेंगे, फुफ्फुसीय सीरा। और पल्मनरी वेन हार्ट के किस चैम्बर से लेकर जाएगी, तो लेफ्ट ओरिकल से। लेफ्ट ओरिकल से कौन सा वाल्व खुलेगा, बाइकस्पिड। ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन कनेक्ट होता है, अयोटा। और अयोटा किसको देती है, मैम आपने उस दिन पढ़ाया था, स्मॉल आर्टरीज। और स्मॉल आर्टरीज कहाँ पर ट्रांसफर कराती हैं, ऑर्गन्स के पास, अंगों के पास ट्रांसफर कराती हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। और मैंने आपको एक ही में बताया है, तो मैंने एक ही एल्वेलाई में बताया है, ऐसा का ऐसा कितने लाख, 2 लाख एल्वेoli में हो रहा होता है। यही आपको पढ़ना होता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखो क्वेश्चन कैसा बना। पहला, हमारी लंग्स की यूनिट क्या, एल्वेलाई। एल्वेलाई में ब्लड का प्यूरिफिकेशन कौन सी प्रोसेस के द्वारा होता है, तो कौन सी प्रोसेस, डिफ्यूजन की प्रोसेस। एल्वेलाई तक ब्लड कौन सी आर्टरी लेकर आती है, पल्मनरी आर्टरी। कैसा ब्लड, इम्प्योर। किसका अमाउंट ज्यादा, CO2। एल्वेलाई में कौन सी प्रोसेस, डिफ्यूजन की। और एल्वेलाई से ब्लड लेकर कौन जाता है, पल्मनरी वेन। कैसा ब्लड, ऑक्सीजन ज्यादा वाला ब्लड। तो ये होता है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ये आपको याद करना है। हाँ जी, बाहर 100 होता है और एल्वेलाई के अंदर 33 होता है, जिस प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन अंदर आ जाता है। निखिल दैया आपने सही बताया, ये आपको पढ़ना है। सीमा कह रही है यूजिंग माई ब्रदर्स अकाउंट, एक्चुअली आई एम ए बैंकिंग स्टूडेंट, बट आप इतना डिटेल और अच्छा पढ़ाती हैं कि मैं आपकी पढ़ाई, अपनी पढ़ाई छोड़कर आपकी वीडियो देखती हूँ। ओके सीमा मैम, थैंक यू सो मच। अगर आपको ऐसा लगता है तो थैंक यू सो मच सीमा। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहाँ होती है प्यूरिफिकेशन की, तो ये कहाँ पर होती है, एल्वेलाई में। ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम था।
ये आपका क्या था, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका लास्ट ऑर्गन कौन सा बचा है, डायफ्राम। डायफ्राम इसीलिए कहा जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम और आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड में CO2 ऑक्सीजन आता है और उस CO2 को आउट और ऑक्सीजन को इन कौन करता है, फेफड़ा करता है। तो ऐसे दोनों सिस्टम काम करते हैं। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब डायफ्राम क्या होता है, मैंने अभी बताया दोनों फेफड़ों के नीचे ऐसे डायफ्राम रहता है। ठीक है, यहां से भी 2-4 क्वेश्चन आ सकते हैं, डायफ्राम क्या होता है, तो ये भी समझ लीजिए क्या होता है, RAGM होगा डायफ्राम। डायफ्राम कहाँ होता है, तो मैम बीनीथ बोथ लंग्स। बीनीथ का मतलब होता है जस्ट नीचे, बीनीथ बोथ लंग्स। डायफ्राम कहाँ होता है, हमारे फेफड़ों के जस्ट नीचे होता है, फेफड़ों के नीचे की साइड। ये होता क्या है, एक मस्क्यूलर ऑर्गन होता है, एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, हिंदी में बोलते हैं एक पेशीय अंग है। पेशीय का मतलब क्या है, उसमें सिर्फ मसल्स हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है, तो देखो डायफ्राम का काम होता है आपकी चेस्ट कैविटी को, चेस्ट वाले पार्ट को और एब्डोमिनल वाले पार्ट को, दोनों को अलग अलग करना। ऊपर की साइड लंग्स, लंग्स वाले पार्ट में, लंग्स कहाँ होते हैं, चेस्ट वाले पार्ट में, तो ऊपर की साइड चेस्ट कैविटी, नीचे की साइड आपका स्टमक वाला पार्ट स्टार्ट होता है। तो स्टमक वाले पार्ट को क्या कहा क्या कहा जाता है, एब्डोमिनल। तो इस डायफ्राम के ऊपर की साइड क्या होता है, चेस्ट वाला पार्ट, और इसके नीचे की साइड कौन सा होता है, एब्डोमिनल पार्ट। एब्डोमिनल पार्ट, एब्डोमिनल पार्ट का मतलब होता है उदर वाला या पेट वाला, स्टमक वाला पार्ट। तो डायफ्राम इन दोनों, चेस्ट को अलग कर देगा, एब्डोमिनल पार्ट को अलग कर देगा। दूसरा क्या काम होता है डायफ्राम का, डायफ्राम का काम होता है हमारे ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट करना। इट रेगुलेट ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग रेट या श्वसन की दर को संतुलन करता है, श्वसन की दर पर संतुलन करता है कि कैसे CO2 आएगा, कैसे ऑक्सीजन बाहर, कैसे ऑक्सीजन आएगा, कैसे CO2 बाहर जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है डायफ्राम कहाँ होते हैं, दोनों फेफड़ों के नीचे। कैसा ऑर्गन है, एक पेशीय, एक मस्कुलर ऑर्गन है। काम क्या होता है, ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करना, श्वसन की दर पर संतुलन बनाए रखना। और कहाँ, और दूसरा काम क्या होता है, चेस्ट कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को, दोनों को अलग अलग करना। ठीक है, हाँ अभी बताएंगे राज बहादुर जी सिगरेट पीने से क्या होता है, बिल्कुल बताएंगे, रुक जाना। हाँ बता दूंगी, राज बहादुर जी पूछ रहे हैं सिगरेट पीने से क्या होता है, बता दूंगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, किसके बारे में, डायफ्राम के बारे में। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी में या जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो 1 मिनट में कितने लीटर एयर इनहेल और एक्सेल करते हैं। क्लियर है, तो हम लोग 1 मिनट में 7 से 8 लीटर एयर एक्सेल भी कर सकते हैं और इनहेल भी कर सकते हैं। एक्सेल का मतलब होता है बाहर निकालना, एयर बाहर निकलेगी तो कौन सी, CO2, और इनहेल का मतलब क्या है, एयर को अंदर लेना। ये 1 मिनट में है आपका। ठीक है, और दूसरा एक क्वेश्चन आते हैं, मैं लिखवा रही हूं आपको। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं। तो 1 मिनट में कितना लीटर, तो 1 मिनट में 7 से 8 लीटर को इनहेल और एक्सेल दोनों कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आते हैं कि 1 दिन में कितने लीटर, ये भी क्वेश्चन है, 1 दिन में कितने लीटर, तो अप्रोक्सीमेटली 11,000 लीटर एयर आप एक्सेल भी कर सकते हो और इनहेल भी कर सकते हो, एक्सेल भी और इनहेल भी, ये दोनों क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहां से क्या आता है, एयर की बात कर रही हूं मैं यहां पर। अब क्वेश्चन आता है कि कितने लीटर ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं। ठीक है, 1 दिन में कितने लीटर ऑक्सीजन, तो 1 दिन में 550 लीटर ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन। चौथा आता है रेस्पिरेशन की रेट क्या होती है, मतलब 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं, तो 1 मिनट में आप 11 से 13 बार, आप लिखो 12 से 14, 12 to 14 पर मिनट आप सांस लेते हैं। 1 मिनट में 12 से 14 बार आप सांस लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन से मैंने लिखवा दिए यहां पर, बता देंगे। ठीक है,
ये अच्छा बताया, ठीक है। तो आपको याद रखना है 1 मिनट में 7 से 8 लीटर आप एक्सेल, एयर लिखा है मैंने, देखो एयर का मतलब क्या है, तो एयर में एक्सेल करेंगे तो कौन सी, CO2, या फिर जो मिक्सर ऑफ गैसेस लिया था सिर्फ ऑक्सीजन क्या हुई, अंदर आई, तो एक्सेल इनर कितना लीटर कर सकते हैं 1 मिनट में, 7 से 8 लीटर। एक दिन में 11,000 लीटर। फिर पूछे एक दिन में कितना ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो एक दिन में अप्रोक्स 550 लीटर। फिर पूछे रेस्पिरेशन की दर क्या होती है, 1 मिनट में कितनी बार आप सांस लेते हैं, तो 1 मिनट में आप 12 से 14 बार सांस लेते हैं। क्लियर है, ये सारे क्वेश्चंस मुझे लगता है आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब देखो जो मैंने इतना सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया है उसको एक चार्ट में बना देती हूँ, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा याद करना, बहुत ही इजी। देखो कैसे, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से बन जाती है पीएम मोदी। हम 4% जो CO2 एक्सेल करते हैं वो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, हमारे बॉडी में भी तो CO2 बनता है। तुम ध्यान से सुना करो सेंटेंस को, ऐसे टुच्चे क्वेश्चन मत पूछा करो मुझसे। बताया नहीं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, CO2, तो एक्सेल क्या होगी, ज्यादा होगी बाहर। हाँ, पल्मोनरी आर्टरी छोटी छोटी नलियों में विभाजित हो जाती है, जिनको कैपिलरीज भी बोल सकते हैं आप, कृष्ण गोपाल जांगिड। ठीक है, राहुल राम, मैंने आपका कमेंट ले लिया है। आपने बोला है कि मैम व्हाइट बोर्ड पे जब आप लिखती हैं थोड़ी देर आप रिमूव ना करें, हम खुद से बना लेंगे नोट्स। अरे वाह राहुल जी, ठीक है, अगली बार नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं पूरे के पूरे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक चार्ट में बना देती हूँ, आपको इतना ईजी एक चुटकी में याद हो जाएगा कि कैसे आपको याद रखना है। ठीक है, देखो, अच्छा, टोटल ऑक्सीजन इनटेक के लिए मैम टर्म यूज करते हैं, नहीं मतलब ये नहीं समझ में आया मुझे, टर्म का मतलब क्या, ऑप्शन देंगे तो मैं रिप्लाई कर सकती हूं। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, एक फ्लो चार्ट बनवा रही हूं मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एयर। एयर का मतलब क्या होता है, हवा। अब मुझे बताओ एयर एंटर कहां से करती है, तो एयर एंटर करती है नोज से, नाक से, बता देंगे। नोज के बाद एयर कहां जाती है, आप बताएंगे मुझे। मैंने क्या बताया था, फेरिंग्स। फेरिंग्स, और फेरिंग्स कौन सा पार्ट बताया था मैम ने, वो पार्ट जहां पर नोज और आपका क्या कहते हैं, नोज और आपका जो क्या विंड पाइप और आपका रेस्पिरेटरी पाइप दोनों एक साथ मिलते हैं। फेरिंग्स से एयर कहां आई, तो मैम आपने बताया था फेरिंग्स से एयर होती हुई कहां आएगी, एपिग्लोटिस। कहां आएगी, एपिग्लोटिस। पहले समझ लो फिर आप अपने क्वेश्चन पूछ लेना मुझसे। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस को हिंदी में क्या कहा जाता है, घाटी का ढक्कन। ये दोनों पाइप के ऊपर होता है। अब एयर सिर्फ किस पाइप में जाएगी, ट्रैकिया में, और ट्रैकिया के ऊपर क्या होता है, लैरिंक्स। लैरिंक्स को क्या कहा जाता है, वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स। अब आप बताओ लैरिंक्स से होती हुई कहां पर, विंड पाइप में, और विंड पाइप को क्या कहा जाता है, श्वास नलिका। क्या कहा जाता है, श्वास नलिका। अब आप बताएंगे मुझे कि ट्रैकिया का प्राइमरी डिवीजन का नाम मैंने क्या बताया था, चलो यहां लिख देते हैं। ठीक है, आगे का प्रोसेस यहां लिख देती हूं, अदरवाइज आपको विजिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ठीक है, देखो तो लैरिंग से होती हुई एयर कहां आती है, विंड पाइप। विंड पाइप के प्राइमरी डिवीजन को नाम क्या दिया था मैम ने, ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई से आगे वाले डिवीजन को नाम क्या दिया था, ब्रोंकिलस। ब्रोंकिलस, ठीक है, और ब्रोंकिलस से आगे वाले डिवीजन को नाम क्या दिया था, एल्वेओली। और एल्वेओली को हिंदी में क्या कहा था, कूपिका। और एल्वेओली क्या होती है, यूनिट ऑफ लंग। यूनिट ऑफ लंग। और एल्वेओली में किसका प्रोसेस होता है, एल्वेओली में मैम डिफ्यूजन होता है, जिसके थ्रू CO2 क्या होता है, आउट, और ऑक्सीजन क्या होता है, इन। अब इस एल्वेओली से प्योर ब्लड लेकर कौन जाता है, तो प्योर ब्लड लेकर जाती हैं पल्मोनरी वेन, और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, फुफ्फुसीय सीरा। और ये किस ऑर्गन से कनेक्ट करती हैं, लंग्स को हार्ट से। हार्ट के किस चैम्बर में लाती हैं ब्लड, तो मैम लेफ्ट ओरिकल में लाती हैं। लेफ्ट ओरिकल बोले तो बायां आलिंद।
और लेफ्ट ऑरिकल जब भर जाएगा प्योर ब्लड से, सॉरी बाया आलिंद नीले ने, और लेफ्ट ऑरिकल जब प्योर ब्लड से भर जाएगा तो कौन सा वाल्व खुलेगा? बी फॉर बायकस्पिड। सारा का सारा ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या बोलेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल को बोलेंगे बायां नीले। लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन कनेक्ट होता है? लार्जेस्ट आर्टरी, नाम क्या होता है? अयोटा। और लार्जेस्ट आर्टरी किसको देती हैं? छोटी छोटी धमनियां, स्मॉल आर्टरीज को। और स्मॉल आर्टरीज उसको कहाँ ट्रांसफर करती हैं? ऑर्गन्स के पास, ऑर्गन्स के पास। ये आपका ऑर्गन, ये पूरा प्रोसेस किसका होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का होता है। ठीक है, अब बताओ मुझे कि यहां से लेकर यहां तक अगर मैं देखूं इस चार्ट में, तो इधर की साइड क्या है? इधर की साइड मैम सिर्फ एयर है। एयर का मतलब क्या है? हवा। हवा का मतलब क्या है? उसमें सारी गैस मिक्सचर है, उसमें सारी गैस मिक्सचर है। ठीक है, और इधर की साइड यहां पर देखूं तो यहां पर किसका प्रोसेस होता है? प्यूरिफिकेशन का या डिफ्यूजन का प्रोसेस। और मैम अगर यहां से यहां देखोगे, इधर की साइड आप क्या देखोगे? हमेशा ऑक्सीजन देखोगे। इधर की साइड क्या देखोगे आप? ऑक्सीजन। ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम प्लस सर्कुलेटरी सिस्टम को मैंने कनेक्ट करके अपने आप फ्लो चार्ट बना दिया। कहीं किसी बुक से नहीं पढ़ा, ये मैंने अपने आप बना दिया ऐसे। अब बताओ कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये आपका पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको कहा जाता है, क्या कहेंगे इसको? तो क्या बोलेंगे इसको? श्वसन तंत्र। जल्दी बताइए, कुछ आपको इस चार्ट में कुछ दिक्कत हुई हो। अब एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एयर कहाँ कहाँ होती है? इधर की साइड। गैसेस का एक्सचेंज कहाँ होता है? एल्वेलाई में। किस प्रोसेस द्वारा? डिफ्यूजन। इधर की साइड क्या रहता है? प्योर ब्लड। मतलब कौन सी गैस? ऑक्सीजन। ठीक है, जल्दी बताइए, कुछ प्रॉब्लम हो तो। बताइए, कुछ डाउट हो तो। हाँ, रेस्पिरेशन की इक्वेशन स्टार्टिंग में पढ़ा दी थी, आप लेट आए हैं। समझ में आ गया? मैम जब हम CO2 0.003% लेते हैं तो एक्सेल 4% कैसे करते हैं? तो निखिल दैया तुम कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? बाहर से 0.03 लिया, बट ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से भी तो हमारे बॉडी में CO2 बनता है। तो ये CO2 भी क्या होता है? आउट होता है। तो टोटल अमाउंट कितना बन जाता है इसका? 4%। कंफ्यूज मत हुआ करो। आपकी टीचिंग बेस्ट लगता है, हर किसी को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर देते हो। ठीक है, फिर थैंक यू सो मच। देखो क्या लिखा है आपने? अच्छा, हाइपरजेमा और हाइपोजेमा क्या होता है? हाइपो का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का कम होना, और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा होना। तो एक बात बताओ मुझे, ऑक्सीजन किस प्रोसेस के द्वारा आता है? बाहर ऑक्सीजन क्या होता है? ज्यादा, अंदर ऑक्सीजन क्या है? कम। तो ज्यादा से कम है तो उसको हाइपर बोलेंगे निखिल दैया। ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, ये तो कॉमन सेंस से आंसर करना था। देवाशीष, डिफ्यूजन कुछ नहीं होता है, हाई वाला मॉलिक्यूल लो के पास जाता है। अब बताओ कुछ। अच्छा राज बहादुर जी, रुक जाओ, बताएंगे सिगरेट पीने से क्या होता है। तुम छोड़ दो पीना, इतनी टेंशन हो रही है तो बताओ। हाँ बिल्कुल सफिशिएंट है पंकज सिंह, बिल्कुल। हाँ, लंग्स का वेट सब में सेम होता है। डिफ्यूजन को रिपीट कैसे करूं मैं? डिफ्यूजन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड जाता है, हमेशा हाई मॉलिक्यूल लो के पास आता है उसको इक्वल करने के लिए। ठीक है, चलो अब इसको रब कर दूं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके देवाशीष जी मुझसे, और नहीं देवाशीष नहीं, राज बहादुर जी पूछ रहे हैं कि मैम स्मोकिंग से क्या हो जाता है, सिगरेट पीने से क्या हो जाता है। तो अभी आपका आंसर देते हैं, सिगरेट पीने से क्या हो जाता है।
पहली बात तो पीआई मत किया करो, ठीक है। देखो क्या क्या हो सकता है स्मोकिंग से। बहुत देर से तड़प रहे हैं आप, बता देती हूं मैं। मैम डिफ्यूजन, मैम मेरा क्वेश्चन, थैंक यू मैम मेरा क्वेश्चन। और मरेगा क्या इससे ज्यादा पढ़ के? हाँ और क्या, इससे ज्यादा क्या पढ़ोगे, ठीक है। देखो नहीं आपका नाम नहीं आ रहा, आपके नाम की जगह ऑक्सीजन CO2 लिखा हुआ आ रहा है। देखो स्मोकिंग से क्या होता है, सबसे पहला तो एक बीमारी होती है आपकी ब्राउन लंग। स्मोकिंग से भूरे फेफड़े हो जाते हैं। देखो मैंने बताया था फेफड़ों का नेचुरल कलर क्या होता है, पिंक, और आपकी स्मोकिंग में जो टार होता है वो आकर जम जाता है और आपके फेफड़े पिंक से कैसे हो जाते हैं, भूरे रंग के, ब्राउन कलर के हो जाते हैं। दूसरी एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस मैंने आपको बताया था ये ब्रोंक्यूल्स होती हैं बहुत पतली पतली, इससे ऊपर वाला ब्रोंकाई होता है। तो स्मोकिंग करने से क्या होता है, ये ब्रोंकाइटिस के अंदर ऐसे धीरे धीरे जो ब्रोंकाई और ब्रोंकुलस होते हैं इनके अंदर धीरे धीरे स्मोकिंग का टार जम जाता है इन नलियों के अंदर। जब स्मोकिंग का टार जम रहा है तो क्या आएगा, क्या किसके ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होगी, एयर मतलब ऑक्सीजन, तो इंसान को सांस लेने में दिक्कत होगी। इसी बीमारी को क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। तीसरा आपका वॉइस बॉक्स खराब हो जाता है, लैरिंग्स में भी टार जमने लग जाता है। क्यों, क्योंकि आप स्मोकिंग ले रहे हैं मतलब एयर ले रहे हैं, एयर के साथ टार आ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है, ये आपका लैरिंग्स, इसके अंदर टार जमेगा, लैरिंग्स में इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यही सेम तंबाकू खाने से और वो जो आप गुटखा वगैरह खाते हैं उससे भी हो जाता है। उसके बाद आप क्या पूछ रहे हैं मुझसे, हाँ सिगरेट के पैकेट पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके स्मोकिंग से क्या हो सकता है, ये आपका विंड पाइप होता है और इस विंड पाइप के ऊपर ऐसे कार्टिलेज मसल्स जुड़ी हुई होती हैं। ये कार्टिलेज मसल्स होती हैं, 9 होती हैं टोटल, ये कार्टिलेज मसल्स होती हैं। तो जैसे आप स्मोकिंग कर रहे हैं, इन कार्टिलेज मसल का काम क्या होता है, आपकी विंड पाइप को पकड़ के रखना। किसी दिन एकदम से ज्यादा ऑक्सीजन ले लिया, ज्यादा CO2 ले लिया तो प्रेशर ना लग जाए, ये विंड पाइप फट ना जाए, ये श्वास नली फट ना जाए, तो श्वास नली को फटने से बचाती हैं ये, ठीक है। तो धीरे 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 स्मोकिंग का टार इन कार्टिलेज मसल्स में आकर जमता है और ये कार्टिलेज मसल्स फट जाती हैं, आपका पूरा विंड पाइप फट सकता है, ठीक है। ये भी आपके स्मोकिंग से। और स्मोकिंग से क्या होता है, तो देखिए ये आपका फेफड़ा, फेफड़े के बाहर ऐसे मेम्ब्रेन, प्लूरा, और इस मेम्ब्रेन के बीच में भी टार जम जाता है। अब मेम्ब्रेन के ऊपर टार जमेगा तो आपको पता है मेम्ब्रेन क्या करती है, फेफड़े को प्रोटेक्शन देती है। अब मेम्ब्रेन ही नहीं बची तो आपको पता ही है धीरे 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 आपके फेफड़ों के अंदर भी क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा, एक्सेस अमाउंट में क्या आ जाएगा, इम्प्योर ब्लड आ जाएगा, या आपके एल्वेलाई खराब हो जाएंगी। ये भी सिगरेट पीने से होता है, ठीक है। इतनी सारी बीमारियां सिगरेट पीने से होती हैं, तो सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। और एक्टिव स्मोकिंग से ज्यादा डेंजर होता है पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव का मतलब होता है जो पी रहा है, जो बगल में खड़ा है उसके 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 माउथ में भी क्या जा रहा है, धुआं जा रहा है, तो वो भी टार की फॉर्म में जम जाता है आगे चलकर। निकोटिन होता है सिगरेट के अंदर, वो निकोटिन जाके जम जाता है, तो जो पी रहा है वो तो होगा ही होगा बीमार, बट जो बगल में खड़ा है वो भी बीमार होगा। तो दोनों को कभी भी मतलब दोनों को ही नहीं पीनी चाहिए। आप दोस्ती निभाओ, दोस्त के साथ जाओ, सिगरेट पीने जाता है तो अगर आप नहीं पी रहे हैं तो उसके दूर खड़े हो जाओ, 4 कदम, उसके बगल में मत खड़े हो, ठीक है। अच्छा आपने मेरे भाई को डरा दिया, सब नहीं पिएगा, हाँ बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, सारी बीमारियां बता देना अपने भाई को। इंग्लिश का बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, वैभव चौधरी मई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा, मई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। शकील जी अभी आए हैं क्या आप, गुड इवनिंग, कैसे कर रहे हैं। देवाशीष जी, थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बीइंग पीनियल ग्लैंड में सेट होता है, हाँ तो वो अभी नहीं बताऊंगी, वो जब मैं ग्लैंड बढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। हुक्के से भी सेम प्रोसेस होता है, बिल्कुल हुक्का सिगरेट सब छोड़ देना चाहिए, कुछ भी नहीं पीना चाहिए, ना हुक्का ना सिगरेट, कुछ नहीं पीनी चाहिए, ठीक है। ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आज आपका एक सिस्टम कंप्लीट हो गया है, आपका चैप्टर खत्म हो गया है। अब कैसे याद करना है, कब याद करना है, क्यों याद करना है, वो सब आप जाने और आपका काम जाने। इससे ज्यादा मैं डिटेल में जाऊंगी मैं, और ना ही आपके काम का है इससे ज्यादा डिटेल में, ठीक है।
और ना ही आपको इससे ज्यादा पढ़ना है। और दूसरा, अब आपको याद कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, वो तो आप ही बताएंगे, है ना, वो तो आप ही जाने। मेरे पढ़ाने का काम था, मेरा ड्यूटी था आपको पढ़ाना, और मैंने पढ़ा दिया। अब कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कब पढ़ना है, वो आप जानते हैं। आजकल लड़कियां भी पीती हैं, हाँ, नहीं पीनी चाहिए। नहीं रितु शर्मा, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस वगैरह क्रेब्स साइकिल से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, थोड़े बहुत आते हैं, वो प्लांट में मैं बता भी दूंगी। कल क्या स्टार्ट होगा, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब जल्दी से बायो फिनिश करते हैं, फिर केमिस्ट्री फिनिश करेंगे, ठीक है। जल्दी से बायोलॉजी इस वीक में लग के मुझे फिनिश करनी है। संडे को भी क्लास लेकर मैं इस वीक में बायोलॉजी आपकी पूरी फिनिश कर दूंगी। तो कल आपका जूलॉजी में कौन सा चैप्टर बचा है, ग्लैंड वाला और ब्रेन वाला चैप्टर बचा है, तो उसमें से कोई भी एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और इस वीक में जल्दी से बायो खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीक में केमिस्ट्री खत्म करते हैं, ठीक है। 15 से 20 दिन के बीच में आपका बैच खत्म करना है, और ठीक है। ठीक है मैम, अरे सेल के नहीं, मैं सारे एमसीक्यूज एक साथ दूंगी, आप रुक जाओ। अभी अपनी ऐप अपडेट होने वाली है 25 से 26 से 27 तारीख को। तो जब अपडेट हो जाएगी तो आपको उस ऐप में नया एक कॉलम मिलेगा एमसीक्यूज का, तो वहां पर एक साथ सारे एमसीक्यूज अपलोड करवाऊंगी। अभी नहीं, रुक जाओ, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक है, हाँ, हमारे बॉडी में एनारोबिक हो जाता है कब, जब आप ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, आपकी मसल्स में वीकनेस होने लग जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होने लग जाता है। मैम आपने तो पढ़ना ही सिखा दिया, ठीक है मैम, आप पूरा पढ़ाकर खत्म करना, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ पूरा पढ़ाकर बिल्कुल खत्म करेंगे टाइम के साथ एकदम, ओके। मैम आपकी क्लास मिस करती हूं मैं। अच्छा, सब घूमने गए हैं, बस मैं नहीं गई। अरे ऐसा नहीं, आप घूमने चले जाते, बाद में पढ़ लेते, आप मोबाइल फोन साथ में ले जाते, कहीं भी पढ़ लेते हैं। अब किसी गुमराही का डर नहीं है, हर रास्ता तुझ तक जाता है। अच्छा, ये किसके लिए लिखा है निखिल दैया, आपने किसी और को टाइप कर रहे थे, यहाँ टाइप हो गया होगा शायद। अच्छा, तो पीएम मोदी जी आप उस तक मत जाइए, और एक तो अपना नाम चेंज कीजिए। क्या पीएम मोदी, क्या पीएम मोदी लगा रखा है, आप अपना नाम लिखिए जो आपका रियल नेम है, ठीक है। और दूसरी बात, आप नए वाले बैच में क्यों कर रहे हैं, आप पुराने वाले बैच में जाओ, लाइव कोर्स में जाओगे तो वहां पर सारे बैच एक साथ दिखेंगे, तो आप साइंस स्पेशल पहले वाला खोलो, ठीक है। एसएससी डिस्क्रिप्टिव के लिए कोई बैच आएगा, तो एसएससी अभी तो कुछ है नहीं, ऐसा आएगा तो मैं बताऊंगी, अभी तो कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। नहीं मैम, इट्स फॉर माई गोल। ओके, थैंक यू सो मच निखिल दैया, थैंक यू सो मच। वीडियो के आगे चैप्टर का नाम लिखवा दें, ये मैं रिक्वेस्ट करती हूँ टेक्निकल टीम से, वो कर देंगे, ठीक है। आपका नाम नहीं आया, ऑक्सीजन CO2 आ रहा है, आपका नाम लिखा हुआ, क्लियर है। चलो, अब हम अगली क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास में पढ़ेंगे। अरे स्टडीज एक साथ लिखवाऊंगी पूजा मैम, आप चिंता क्यों करती हैं। आप जैसे टीचर काश हमें स्कूल में मिले होते, बस वीक होने की वजह से हमने साइंस नहीं ली। कोई बात नहीं, अभी ले लो साइंस, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो, अब मिलते हैं अगली क्लास में। आज आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़िए, कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो नर्वस सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम जो भी बचेगा हम देख लेंगे, क्या आप वीडियोस में जाकर के क्या नहीं पढ़ाया है वो हम स्टार्ट करेंगे। और अब मेरी क्लास लगेंगी पूरी, ठीक है। पीयूष जी कह रहे हैं मैम आपने आग लगा दी, अरे ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो, गुड नाइट, गुड नाइट। मैम आप मोदी जी का एडवर्टाइज आपसे करवा रहे हैं। हाँ नहीं, मोदी जी को ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, आएंगे मोदी जी ही आने चाहिए, है ना। इसमें एडवर्टाइजमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो सब बीजेपी को वोट देकर आएंगे। अगर वो कांग्रेस को वोट देंगे तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगी, ठीक है ना। अगर कांग्रेस आ गई तो पढ़ाना छोड़ दूंगी मैं, बीजेपी आनी चाहिए। चलो मिलते हैं हम अगली क्लास में, कल मिलेंगे। मैम आप एक बुक लिख दो। अरे लिखेंगे, अभी थोड़ा टाइम मिलेगा तब लिखेंगे, बिल्कुल। चलो मिले अगली क्लास में। चलो, थैंक यू सो मच
फॉर वॉचिंग। और मैंने बताया अगर आप लोगों को पढ़ाई अच्छी लगती है हमारी कोचिंग सेंटर की तो अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उन सबको बताइए। एक नया साइंस स्पेशल बैच स्टार्ट हुआ है तो उसके बारे में भी सबको बताएंगे। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। हाँ, आरआरबी जेई तक हो जाएगा, बिल्कुल अभी से आरआरबी जेई से पहले हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू एवरीवन। गुड नाइट।